रिकॉर्डिंग का मैसेज सबके पास पहुंचा है सर? देखो तो सही। है दादा। ओके सर, ठीक है सर। ओके सर, चलो गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू सर। सैटरडे वाले स्टॉक मार्केट बेसिक क्लास है ना सर? तो ऐसे तो आप लोग सभी को पता है सर कि सैटरडे का जो बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट है बहुत सारे स्टूडेंट्स का हो चुका है। हाँ, किसी किसी का है अभी भी, थोड़ा बेसिक्स में कुछ चीज़ें अभी भी उनका कवर होना बाकी है। तो जिनका कवर होना बाकी है वो तो कंटिन्यू करता जाएगा। बाकी लोग भी अभी जैसे जितना दिन तक अभी थोड़ा सा ना किसी किसी का हो चुका है, ऑलमोस्ट सिलेबस कवर हो चुका है। जिन लोगों को NISM का एग्जाम देना है, जैसे कि मैं लास्ट वीक में भी बोला था, आप लोग बाय मेंटली रेडी होते रहो सर। मैं आप लोगों के लिए NISM का मॉक टेस्ट रेडी कर रहा हूँ। मैं बहुत जल्दी आप लोगों के साथ मॉक टेस्ट अरेंजमेंट करूंगा NISM का। जिनको NISM सिक्योरिटी मार्केट फाउंडेशन सीरीज 12 का एग्जाम देना है, मैं लास्ट वीक में अनाउंस किया था, इस बार भी बोल रहा हूँ। तो मैं बहुत जल्दी आप लोगों को क्वेश्चंस वगैरह, मॉक टेस्ट पेपर वगैरह शेयर करते जाऊंगा। तो आप लोग रेडी, बाई मेंटली रेडी हो जाओ। और इवन ऑनलाइन भी एग्जाम हो रहा है NSE के, सॉरी मतलब अपना कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू से, या फिर वहां पर तो ऑफलाइन एग्जाम तो होता ही है, बट सर ऑनलाइन एग्जाम भी कॉन्टेक्ट हो रहा है फ्रॉम सेबी के थ्रू से। तो वो मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरह से आप ऑनलाइन में भी एग्जाम दे सकते हो सिक्योरिटी मार्केट फाउंडेशन का। तो सभी के लिए ये सर, जो भी एग्जाम में देना चाहते हो वो मुझे पता है मोटा मोटी। और जिनको अगर जो नहीं सोचे थे एग्जाम देने के बारे में, वो मुझे बताना सर कैसे देना है, मैं उनके लिए भी मैं क्वेश्चंस वगैरह सभी के लिए है। ओके सर, तो वो रहा तो एग्जाम का कॉन्सेप्ट। तो मैं आप लोगों के साथ व्हाट्सएप में ही कनेक्ट कर लूंगा, कैसे क्या मॉक टेस्ट कैसे देना है, नहीं है एग्जाम कैसे देना है वो भी मैं बता दूंगा आप लोगों को। अगर आप ऑफलाइन देना चाहते हो तो फिर अभी थोड़ा पैंडेमिक के बाद ही, थोड़ा सा जब सब कुछ थोड़ा अनलॉक पीरियड कंप्लीट होगा फिर आप कर सकते हो। कोलकाता में जैसे कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज के ऑफिस वगैरह में होता है, दैट्स इट। लेकिन ये जो बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट में हम लोग करेंटली जिस एरिया में डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज जैसे लास्ट वीक का जो डिस्कशन था वो था आपका की इकोनॉमिक इवेंट्स के ऊपर था। जैसे कि यू ऑल नो मॉनेटरी पॉलिसी, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, फिर आपका डिविडेंड का एरिया, ठीक है। फिर आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि आप लोगों ने देखा था सर, मैंने इसको स्टेटस में भी दिया था, और सबसे इम्पोर्टेंट थिंग सर मैंने ग्रुप में भी मोस्ट प्रोबेबली डाला था कि ये जो हम लोग लास्ट वीक में कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के बारे में पढ़ाई किए, और उसी वीक में आप लोगों ने देखा कि रिपोर्ट निकला था बहुत सारे न्यूज कंपनीज के थ्रू से कि मार्केट में जो इन्फ्लेशन है ऑलमोस्ट 12% टच कर चुका है। क्या आप लोगों ने ये खबर देखा था सर? लास्ट वीक बेसिक के क्लास में जो लोग थे उनको पता होगा सर। जैसे हम लोग वहां पर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, मतलब इन्फ्लेशन का जो कॉन्सेप्ट है, होलसेल प्राइस इन्फ्लेशन इंडेक्स, इंडस्ट्रियल इन्फ्लेशन इंडेक्स, ये सब के बारे में लास्ट वीक चर्चा हुआ था। हाँ सर, याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस सर। आप लोग स्टेटस में भी देखे होंगे, फिर हम लोग स्टेटस में भी देखे होंगे, फिर देखना चाहिए। मैं तो मतलब जो भी, मतलब मेरा तो नॉर्मल स्टेटस होता नहीं है, अगर आप देखते होंगे तो अच्छा रहता है कि इन्फॉर्मेशन कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं अपडेशंस वगैरह मिल सकता है। ओके, तो कॉन्सेप्ट क्या था? तो एग्जैक्टली जैसे बात हुआ, और कोइंसिडेंसली मुझे भी वो खबर अचानक नेक्स्ट दिन इकोनॉमिक टाइम्स में मिला, तो मैं बोला ये तो स्टूडेंट से शेयर करना चाहिए, तो मैंने भी शेयर किया। तो अब सवाल है सर, आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? आज सिर्फ दो कॉन्सेप्ट है पढ़ने का। एक है आपका कि स्टॉक मार्केट बेसिक्स जिनका हो जा रहा है, इसके बाद वो किस तरह से स्टॉक मार्केट में अपने आप को रेडी करेगा, ठीक है। मतलब अभी तो आप बेसिक समझे, लेकिन क्या स्टॉक मार्केट में ग्रोथ एरिया कुछ है, मतलब और क्या क्या सीखना चाहिए मार्केट में अगर आप अपने आप को मार्केट में एस्टैब्लिश करना चाहते हो, ठीक है। तो what anyone will do after the basics of stock market, that is the big concept and that is a big मतलब big area, ठीक है। जैसे कि बहुत लोग ऑलरेडी फंडामेंटल टेक्निकल पढ़ाई कर रहा है, लेकिन मैं आपको आज वही डिटेल्स में बताने वाला हूँ कि जैसे ही बेसिक कंप्लीट हो जाता है तो फिर आप स्टॉक मार्केट में अपने आप को कैसे स्टार्ट कर सकते हो। ऑब्वियसली अपना डीमैट अकाउंट ओपन करो सर, जिन लोगों का डीमैट अकाउंट अभी भी ओपन नहीं है, एंड मुझे पता है कि बहुत लोगों का ऑलरेडी ओपन हो चुका है, ठीक है। तो डीमैट अकाउंट ओपन करके आप लोग अपना मार्केट में ट्रांजैक्शंस वगैरह चालू कर दो, ठीक है। बाई करना, सेल करना, ये तो आप लोगों को प्लेटफॉर्म भी मिल रहा है, डे टू डे कॉल भी आप लोगों को मिल रहा है सीनियर भैया लोगों से, है ना सर। सीनियर जो भी है उनके थ्रू से तो आप डेली कॉल भी ले रहे हो, ले रहे हैं कि नहीं ले रहे आप लोग? डेली मार्केट सजेशन मिलता है कि नहीं मिलता है सर, बोलो। और वो हाँ yes, सर yes, मिलता है ना। तो वो मार्केट सजेशन यूजफुल लग रहा है कि नहीं लग रहा है? सब अभी लोगों का सीनियर्स लोग हैं सर, जो लोग पहले पढ़ाई करके अभी थोड़ा ज्यादा मैच्योर हो गया है,
हाँ सर, यूजफुल लगता है आप लोगों को? वेरी हाँ सर, ट्रैक करते हैं आप लोग? सभी को पूछ रहा हूँ मैं, स्नेहाशीष, प्रगति बोल रहे हैं, ज्योति, सभी को बोल रहा हूँ, आप लोग ट्रैक करते हो जो भी मार्केट में चर्चा होता है ग्रुप में? यस सर। सर, सर ग्रुप को और थोड़ा सा ग्रुप को और थोड़ा डाइवर्सिफाई करने का इच्छा है, मतलब और थोड़ा स्पेसिफिक। कैसे देखो, ये कॉमन ग्रुप तो है जहाँ पर सिर्फ स्टूडेंट लोग ही होते हैं, मैं ज्यादा फालतू का चर्चा पसंद नहीं करता, इसलिए बहुत लोग बोलते हैं सर ग्रुप ज्वाइन करेगा, हम नहीं, ऐसे ग्रुप मुझे कोई मार्केटिंग नहीं करना है, ये तो फॉर स्टूडेंट्स की प्रैक्टिस के लिए है, ठीक है, जो हम लोग पढ़ाई करते हैं ताकि हम लोग उस ग्रुप के थ्रू से जान पाए कि क्या चल रहा है, इसको प्रैक्टिस के लिए, दैट इज आवर मेन मोटो ना। तो एग्जैक्टली मैं थोड़ा सा और इसको डाइवर्सिफाई करना चाहता हूँ, डाइवर्सिफाई इन द सेंस फंडामेंटल एनालिसिस का भी एक अलग ग्रुप बनाऊंगा जो लोग फंडामेंटल के स्टूडेंट्स होंगे, ताकि मार्केट मतलब जो भी फंडामेंटल डिस्कशन होता है उसके लिए, और एक रहेगा टेक्निकल एनालिसिस, मतलब डेली का जो मतलब ग्राफ चार्ट, मैं आज थोड़ा सा बताऊंगा आप लोगों के साथ कि ये ग्राफ चार्ट जो कैंडलस्टिक्स का भी एक बहुत फेमस, जो लोग ट्रेडिंग करते हैं ना सर, मार्केट में ट्रेडिंग करना भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है, मतलब ऑब्वियसली अगर आप जानबूझ के ट्रेडिंग करते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इवन इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, ठीक है, ऑलरेडी रोशनी है, ज्योति है, वो लोग ट्रेडिंग क्लास ऑलरेडी करते हैं, इवन विक्रांत भी है जो बेसिक से अभी फंडामेंटल भी करते हैं। मैं बस ज्योति एंड रोशनी से पूछूंगा, आप लोग अभी टेक्निकल पढ़ते हो कि कैसे फील कर रहे हो आप लोग आजकल टेक्निकल पढ़ के, मतलब ये कैंडलस्टिक्स को जान के कैसा लग रहा है, वो मैं पूछना चाहूंगा कि मार्केट को डे टू डे ट्रेडिंग किया जा सकता है, दैट इज माय क्वेश्चन। हेलो, है दादा। हाँ, और हाँ? बहुत इंटरेस्टिंग है कैंडलस्टिक जानना। एग्जैक्टली सर, बहुत इंटरेस्टिंग है, डे टू डे ट्रेंड समझना, मार्केट का वेदर को समझना सीरियसली इंटरेस्टिंग है, ठीक है, जैसे आज सुबह ही क्लास था, आई होप यू ऑल नो, सबको नहीं पता बट जो लोग टेक्निकल करते हैं उनको पता है। तो एग्जैक्टली सर कि वही मैं कुछ बातें आज आप लोगों से करूंगा कि जब भी आप स्टॉक मार्केट में स्टार्ट करना चाहते हो कैसे करोगे, क्या क्या एरिया आपको कवर करना चाहिए अगर आप स्टॉक मार्केट में अपने आप को एकदम स्ट्रॉन्ग इनफ बनाना चाहते हो। साथ में मैं आप लोगों के लिए एक स्पेशल डिस्कशन करूंगा। अगर आप सबको पता है मार्केट में रिसेंटली बहुत खबर चल रहा है अदानी को लेके, किसको किसको खबर है अदानी का? खबर तो सबको होना चाहिए बिकॉज बहुत जोर का मार्केट में अदानी का शेयर पे मतलब भूचाल आ गया है सर, सबको ही देखा मार्केट में। हाँ हाँ सर बोलो। यस हाँ सर। सर देखे। हाँ, अदानी पावर, अदानी गैस, अदानी पोर्ट, सभी शेयर में प्रॉब्लम हुआ, लेकिन हाँ बाद में अदानी पोर्ट एंड अदानी ग्रीन रिकवर कर गया, लेकिन अदानी गैस एंड अदानी पावर जैसे कंपनी, अदानी ट्रांसमिशन भी थोड़ा सा रिकवर किया है, बट सर अदानी गैस, अदानी पोर्ट, अदानी पावर जैसे शेयर अभी भी मतलब उसमें ट्रेडिंग नहीं लिया जा रहा है। तो खेल क्या है, हुआ क्या है अदानी के साथ, ये मार्केट इस तरह से हर दिन 20-20, 25-25, 50-50 पॉइंट में, कभी कभी 100 पॉइंट में प्राइस में मार्केट में डाउन हो गया, ऐसा क्या हुआ है अदानी के साथ? ये स्टॉक मार्केट सच में क्या रिस्की एरिया है? क्या कॉन्सेप्ट हो सकता है? आप लोग डीमैट अकाउंट के बारे में सुनते हो, तो यहाँ पर आज मैं आप लोगों को ना वो एनएसडीएल डीमैट अकाउंट मार्केट मॉरिशस वाले कौन से फर्म का क्या केस है, उसको मैं थोड़ा सा मार्केट कॉन्सेप्ट को ही मैंने थोड़ा जॉट डाउन किया, ठीक है, मैं सोचा कि स्टूडेंट्स के साथ शेयर करना चाहिए, क्योंकि आप मार्केट में पढ़ाई कर रहे हो तो आपको मार्केट का रिस्क के बारे में भी एक अंदाजा होना चाहिए कि मार्केट में क्या रीजन में रिस्क होता है, अचानक मार्केट डाउन क्यों चला जाता है। तो इसके लिए आप लोग भी जैसे जैसे आप लोग फ्यूचर स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट्स बनने वाले हो, आप लोग खुद का इन्वेस्टमेंट करोगे, खुद का ट्रेडिंग करोगे, किसी को कंसल्ट करोगे, हाँ सर स्टॉक मार्केट कंसल्टेंट बनोगे, तो आपको दूसरे को जब बताना होगा तो आपके अंदर इतना नॉलेज होना चाहिए, आपके अंदर इतना ताकत होना चाहिए, ठीक जैसे स्टॉक हम लोग जैसे टैक्स के क्लास में सबको बताते रहते हैं कि टैक्स एक्सपर्ट बनो, जीएसटी के क्लास के बोलते रहते हैं जीएसटी एक्सपर्ट बनो, फाइनेंस के क्लास में बोलते रहते हैं फाइनेंस एक्सपर्ट बनो, एग्जैक्टली स्टॉक मार्केट में जो पढ़ते हैं तो एक्सपर्ट बनने की ही कोशिश होता है। अब एक्सपर्ट कोई रातों रात नहीं बनता, ठीक है, धीरे धीरे ही बनता है, लेकिन जिस दिन आप एक्सपर्ट बनोगे लोग आप पे भरोसा करेगा, आपको उसको जवाब देना पड़ेगा। तो वही बात मैं एक्चुअली करना चाह रहा हूँ कि जब आप किसी को जवाब दोगे तो फिर आप क्या जवाब दोगे उसको, ठीक है। इसके लिए मार्केट में अगर कभी भी ऐसा खबर आपको सुनने को मिलता है जैसे कि अदानी में जो हुआ है, उसी को मैंने आप लोगों के साथ थोड़ा डिस्कस करने का सोचा, तो मैं करूंगा आप लोगों से डिस्कस। ओके सर, तो ये रहा कुछ स्पेशल एरिया जो मैं आज कवर करूंगा। तो क्या करें सर, पहले केस स्टडीज या पहले नॉर्मल बातें? पहले केस स्टडीज कर ले। हाँ सर, ओके सर, चलो पहले केस स्टडीज कर लेते हैं। नॉर्मली मैं ऐसा नहीं करता, मैं बाद में केस स्टडीज करता हूँ, ठीक है, लेकिन आज मैं पहले ही केस स्टडीज कर लेता हूँ, ठीक है सर। चलो मैं आज पहले ही आज केस स्टडीज कर लेता हूँ। ओके जस्ट अ सेकेंड।
ठीक है सर। ओके, तो क्या हुआ है अदानी के साथ? सर स्क्रीन शेयर है कि नहीं मुझे थोड़ा कंफर्म कीजिएगा, ठीक है? अच्छा एक सेकेंड में स्क्रीन शेयर करने से पहले just देखो तो सर स्क्रीन शेयर है कि नहीं कंफर्म करना मुझे। यस सर। ओके सर, सबको स्क्रीन में दिख रहा है ना सर? हेलो? यस सर। ओके सर, ठीक है। तो बेसिकली सर स्टॉक मार्केट का बेसिक्स में हम लोग बहुत कुछ पढ़े हैं, बहुत कुछ सीखे हैं, लेकिन आज मैं आप लोगों के साथ स्टार्टिंग में ही कुछ स्पेशल एरिया में डिस्कस करने चालू कर रहा हूँ कि ये क्या हुआ है अदानी का जो स्टॉक में रिसेंट ट्रेंड में अगर आप लोगों ने खबर देखा, ठीक है, बहुत सारा खबर है मार्केट में। मैं आपको पहले थोड़ा खबर दिखाता हूँ, ठीक है? चलो पहले थोड़ा खबर के बारे में बात करता हूँ कि क्या न्यूज हुआ है मार्केट में, ठीक है? मैं बस अदानी लिखूंगा और आप देखिए कि अदानी के रिलेटेड कितना न्यूज आपको मार्केट में पता चलेगा। ये देखो, ऐसे मैं सिर्फ अदानी लिखा, यहाँ पर आप मेंट पे देख सकते हो, अदानी स्लीप्स टू थर्ड स्पॉट इन एशियाज रिच लिस्ट एज टॉप टैंक, दिखाई दे रहा है सर? हाँ, अदानी पावर इमर्ज सक्सेस। एक सेकंड सर, গুড ইভিনিং অনিমেষ। হ্যাঁ, গুড ইভিনিং স্যার। গুড ইভিনিং। কি ব্যাপার সকালেও জয়েন করতে পারিসনি, এখন দেরি করলি, কিছু প্রবলেম? স্যার একটু ঘরে একটু প্রবলেম আছে, ওই জন্য ক্লাসটা হয়নি স্যার। ओके, नो इशू, ठीक है। चलो, तो बेसिकली अभी हम लोग अदानी का केस स्टडीज कर रहे हैं पहले, ठीक है? बाद में बेसिक्स वाले बातें करेंगे, ठीक है? चलो ज्वाइन कर लो, पार्टिसिपेट कर लो। तो देखो सर, तो गौतम अदानी का अगर आप लोग रिसेंट न्यूज देखते हैं, जैसे गौतम अदानी एशिया का सेकेंड रिचेस्ट मैन बन गया था। अभी लास्ट एक हफ्ते में क्या हो गया, लास्ट मंडे मतलब ये जो वीक गया, इसी वीक में अदानी में ऐसा क्या हो गया कि ये स्लिप कर गया, ठीक है? लेकिन सर एक गुड न्यूज भी है, कल का एक खबर है कि अदानी पावर को एक सक्सेसफुल बिल मिला है एसआर पावर की तरफ से 1200 में। किसी का म्यूट नहीं है सर, थोड़ा म्यूट कर दो ना, मोस्ट प्रोबब्ली अनिमेश का। अनिमेश थोड़ा म्यूट कर लो। ओके, थैंक यू। ओके, देखो तो पॉइंट क्या है सर, पहले थोड़ा मैं पुराना न्यूज आपको दिखाता हूँ। अदानी को लेके जो न्यूज हुआ है मार्केट में, मैं पहले आपको वो दिखाता हूँ, कुछ पुराना न्यूज। ये देखो सर, बहुत सारा आपको मिलेगा कि व्हाई अदानी स्टॉक्स आर फॉलिंग इन द स्टॉक मार्केट, आपको बहुत सारे न्यूज मिलेगा, आप पागल हो जाओगे न्यूज देखते देखते। अगर आप थोड़ा सा खबर हो मार्केट के साथ, इतना दिन स्टॉक मार्केट पढ़ रहे हो, तो आपको बहुत सारा न्यूज मिलेगा। एंड उसका इफेक्ट मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे ही थोड़ा सा मार्केट में अनलॉक चालू हुआ था, अदानी पावर का स्टॉक सर मार्केट में राइज कर रहा था, ठीक है? मार्केट में राइज कर रहा था, इसका बूम हो रहा, मतलब एक तरह का ऑल टाइम हाई में चल रहा था, ऐसा भी इसका मार्केट में इसका मतलब अपग्रेडेशन चल रहा था अदानी पावर में। मैं अदानी पावर में बात कर रहा हूँ आपके साथ। जैसे ये देखो सर, ये रिसेंट, ये मैंने 6 मंथ्स का डेटा लिया, और अगर आप थोड़ा सा मेरे कर्सर पे नजर डालते हो, क्या आप लोगों को दिखाई दे रहा है सर? ये देखो सर, जस्ट आप देख सकते हो जून में इसी मंथ का स्टार्टिंग में 100 के आसपास था, और 100 से एकदम 140 विद इन वन वीक 152 ऑलमोस्ट, ठीक है? ये अदानी पावर का शेयर रन किया था, ठीक है? उसके बाद आपने जस्ट देखो सर, धड़ाधड़ गिरा, ठीक है? अब ये गिरना बंद होगा कि नहीं होगा, बिग क्वेश्चन, ठीक है? बिकॉज लास्ट 5 दिन में अगर आप थोड़ा सा नजर डालते हो तो देखो सर, 140 जस्ट फर्स्ट दिन, जिस दिन डाउन हुआ, फिर और थोड़ा, फिर और थोड़ा, लेकिन सर नॉर्मल लोग ट्रेडिंग नहीं ले पा रहा है। जितना प्रोमोटिंग होल्डिंग में है, बड़े शेयर होल्डर के बीच में जितना शेयर है, एक्चुअली इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न में ना थोड़ा सा लार्ज शेयर होल्डिंग पैटर्न है। पब्लिक के लिए इस पर्टिकुलर कंपनी में ना बहुत कम ही शेयर है जिसको लेके मार्केट में लोग ट्रेडिंग करते हैं, ठीक है? अगर आप देखोगे सर, लास्ट फ्राइडे भी इसका ट्रेडिंग नहीं होने दिया, मार्केट में इसका ट्रेडिंग अभी फ्रीज है, ठीक है?
तो इसके पीछे क्या हुआ है, इवन नॉट जस्ट अदानी पावर, अदानी गैस में भी देख लेते हैं सर, अदानी गैस। मतलब एक्चुअली ये रिसेंट ट्रेंड में बहुत ज्यादा न्यूज हुआ है इसके लिए, इसलिए मैं आप लोगों के साथ चर्चा कर रहा हूँ। तो ये थोड़ा ये जो चर्चा मैं आप लोगों के साथ कर रहा हूँ, दिस इज बेसिकली फंडामेंटल एनालिसिस इन सिंपल, दिस इज अगर बोला जाए तो ये सर फंडामेंटल एनालिसिस है। लेकिन मैं आप लोगों के साथ फंडामेंटल चर्चा करूंगा, ठीक है, बट इसका फाइनेंशियल डेटा का भी एक कॉन्सेप्ट है, मैं उतना डिटेल्स पे तो नहीं जा सकता, मैं आपको एक ओवरऑल कंप्लीट कॉन्सेप्ट तो जरूर दे पाऊंगा कि मार्केट ऐसे कारण में डाउन जाता क्यों है या फिर डाउन होता क्यों है। तो जैसे आप देख सकते हो कि अदानी टोटल गैस का शेयर लास्ट, अगर आपको मैं हाई ट्रेंड दिखाऊं तो लास्ट 1 मंथ में ही आप देख लो सर, लास्ट 1 मंथ या 6 मंथ में भी आप देख सकते हो अदानी टोटल गैस, ठीक है, जो इसका काम है सर बेसिकली जो सिटी में जो गैस डिस्ट्रीब्यूशन होता है ना पाइपलाइन के थ्रू से, ये काम बेसिकली अदानी टोटल गैस करता है और बहुत ही अच्छा फंडामेंटल है कंपनी का, मतलब बिजनेस पर्सपेक्टिव बहुत अच्छा है। सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन में इंडिया का पर्सपेक्टिव या इंडिया का स्कोप बहुत अच्छा है अभी भी मार्केट में, और बहुत ज्यादा प्लेयर नहीं है मार्केट में, और करेंट अदानी का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ स्पेशली जो भी कनेक्शन है वो एक हेल्प कर रहा है इनको। लेकिन सर अगर आप देखोगे कि लास्ट कुछ मंथ में, ठीक है, ये स्टॉक ऑलमोस्ट देख सकते हैं आप लोग सर 1200 से ऑलमोस्ट 1400, हाँ सर 1400 क्या सर 1600 में चला गया था लास्ट कुछ दिनों में, 1300 से 1600, क्या आप लोगों को दिखाई दे रहा है सर, फ्रॉम 1300 टू 1600 विद इन अ मंथ, दिखाई दे रहा है सर आप लोगों को? हेलो सर बोलिएगा। लेकिन उसके बाद आप देखो सर मार्केट एकदम जैसे क्रैश कर गया, जैसे क्रैश कर गया, एकदम स्टीपली डाउन चल रहा है, हाँ सर, लेकिन एक फ्लैटर पॉइंट के साथ, मतलब ऐसा नहीं कि ऐसे डाउन हो गया, एक फ्लैट मूवमेंट है, मतलब जैसे कि वो काइंड ऑफ डिमांड कर्व की तरह, मतलब इसका डाउन का पैटर्न थोड़ा डिमांड ग्राफ की तरह, जैसे डिमांड का वैसे होता है ना सर, जो लोग इकोनॉमिक्स पढ़ते हो उनको पता होगा या फिर पढ़े हो, कुछ इस तरह का, ठीक है, डिमांड ग्राफ, डाउन नॉट स्लोपिंग डिमांड ग्राफ की तरह, बट इट्स नॉट लाइक डिमांड ग्राफ का कॉन्सेप्ट यहाँ पर तो कुछ है नहीं प्रॉपर्ली, बट हाँ सर, मतलब ये डाउन इसलिए हुआ क्योंकि मार्केट में इसका डिमांड, जो लोग ट्रेडिंग करते हैं उनके लिए इनका डिमांड कम हो गया और बहुत लोग इसको सेलिंग करके निकलना चाहता है, सेलिंग करिए, सेलिंग प्रेशर बहुत ज्यादा आ गया और इसके कारण स्टॉक जो है सर वो डाउन ग्रेडेड गया, ये सिंपल कॉन्सेप्ट होता है। लेकिन इसके पीछे का बैकग्राउंड रीजन क्या है, एक इतना हाई फाई ब्रांड है, इवन अदानी लास्ट 1 साल में वर्ल्ड का रिचेस्ट, मतलब वर्ल्ड का फास्टेस्ट रिचेस्ट पर्सन बना है सर, लास्ट 1-2 साल में वर्ल्ड का फास्टेस्ट रिचेस्ट पर्सन में से एक है सर, मतलब जिस तरह से इसका ग्रोइंग है, फास्टेस्ट ग्रोइंग फास्टेस्ट रिचेस्ट मतलब फास्टेस्ट ग्रोइंग रिचेस्ट, ओके, फास्टेस्ट ग्रोइंग मतलब जिस तरह से इसका ग्रोथ है, तो ऐसे कोई बोल सकते सर नजर लग गया, अब देखो सर बात नजर लग गया हो या नहीं हो ये मेन बात नहीं है, बात ये सर, लेकिन सर अब इसके साथ साथ कुछ और भी स्टॉक है अदानी का, लाइक अदानी पावर है, सॉरी अदानी पोर्ट भी है, अदानी पोर्ट में इसका बिजनेस के ऊपर बहुत ज्यादा नेगेटिव इंपैक्ट नहीं आया, बीच में थोड़ा इंपैक्ट आया, आप देख सकते हो, इसका भी हाई चल रहा था, ठीक है, इसका भी देखो सर ऑलमोस्ट 600 समथिंग जून 18, तो ये आपका अच्छा 5 दिन का देख लेते हैं, ये देखो सर हाई गया था फिर देखो डाउन गया, दिखाई दे रहा है सर आप लोगों को, ये लास्ट वीक का खेल है पूरा, 720 से ऑलमोस्ट अप हुआ था 770 के आसपास, फिर जैसे ही खबर हुआ डाउन गया, उसके बाद थोड़ा रिकवर कर गया सर, थोड़ा सा रिकवर कर गया, ठीक है, तो ये खेल ये सब अदानी का जो अलग अलग बिजनेसेस है उसके साथ चल रहा है। अब सर खेल क्या है, ठीक है, फिर भी अदानी पोर्ट या अदानी ग्रीन जैसे बिजनेस रिकवर कर रहा है, लेकिन अदानी गैस या अदानी पोर्ट का शेयर होल्ड एक्चुअली बहुत सारे हैं सर जिनके पास अदानी का शेयर होल्डिंग है, और अदानी रिसेंट ट्रेंड में इतना अच्छा गेन दिया है ना लोगों को, तो बहुत सारे लोगों के पास अदानी है। अगर आप अदानी पोर्ट को ही देख लो, अगर आप अदानी पोर्ट को ही देख लो, अगर आप किसी ने भी 1 साल पहले अदानी पोर्ट लिया है तो आप देख सकते हो 400 में शेयर लिया था, ठीक है, 1 साल पहले, अभी ऑलमोस्ट 750 चल रहा था, ये तो लास्ट 1 हफ्ता में स्टॉक नीचे गया है, ठीक है, ऑलमोस्ट 750-800 के आसपास, मतलब ऑलमोस्ट डबल सर, 350 से 700 750 डबल से भी ज्यादा, ठीक है, ये अदानी पोर्ट में है। अगर मैं किसी को अदानी पोर्ट दिखा दूं 1 साल का हिसाब से, मतलब किस तरह का ग्रोथ कंपनी दिया है, और उसके बाद जिसके पास भी शेयर होल्डिंग है, आई नो मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स के पास जिनके पास साथ मतलब कनेक्शन है सर, बहुत लोगों के पास अदानी है, आई नो इवन मेरे पास भी है अदानी पोर्ट, अदानी गैस। अगर मैं अदानी पावर में बात करूं सर, पावर तो मैंने आपको दिखाया किस तरह का ग्रोथ हुआ है, अदानी गैस में भी आप देख सकते हो, अदानी गैस तो बहुत ज्यादा ग्रोथ दिया है, अदानी गैस तो बहुत ज्यादा ग्रोथ दिया है,
ये देखो सर, एक साल का डेटा देख लेते हैं। जस्ट लुक सर, ऑलमोस्ट 500 के आसपास, पूरा नहीं सर, 450-70 के आसपास चल रहा था, और एक साल में देखो अब सर 500 से 1258 के आसपास का ग्रोथ हुआ है अदानी के शेयर प्राइस में। हाँ, निफ्टी वगैरह की भी इंक्रीमेंट हुआ है, ऐसा नहीं कि सिर्फ अदानी बढ़ा है। मतलब बहुत लोग ऐसे बात कर रहे हैं कि निफ्टी सिर्फ अदानी का शेयर इसलिए बढ़ा है क्योंकि कुछ तो अलग बात है, अदानी कुछ तो गलत कर रहा है, ऐसा बहुत लोग बात कर रहे हैं। लेकिन अगर आप सेम पीरियड में निफ्टी देखो, निफ्टी का भी तो ग्रोथ हुआ है सर एक साल में। हाँ सर, निफ्टी भी तो 10,000 में से लास्ट ईयर का पैंडेमिक के कारण नीचे जाना, ठीक है, उसके बाद इस साल का पैंडेमिक भी है, ठीक है, फिर भी निफ्टी का भी तो ग्रोथ अच्छा खासा हुआ है। मतलब नॉट जस्ट अदानी, बहुत सारे स्टॉक है, बट फिर भी अदानी का जिस कारण से करंट की प्रॉब्लम हुआ है, इसके पीछे का रीजन क्या है, चलो सर ढूंढते हैं। तो व्हाट रियली हैपेंड विद अदानी ऑन मंडे? मंडे को क्या हुआ था अदानी के साथ? सर आप लोगों को ये स्टोरी क्यों आप लोगों के साथ शेयर किया जा रहा है, आप लोगों को समझ में आ रहा है? एक्चुअली बहुत सारे लोग ना कंसर्न है सर, बहुत सारे लोग कंसर्न है मार्केट में जिनके पास अदानी का होल्डिंग है। दैट्स वाई मैंने सोचा कि हो सकता है कि आपके रिलेशन में कोई हो, आपके फैमिली में किसी के पास होल्डिंग हो सकता है, मे बी इवन। तो अगर किसी के पास भी हो तो आप उनको समझा सकते हो कि क्या हुआ है, ठीक है। अब मार्केट क्या करेगा वो तो मार्केट जाने सर, बट ऑब्वियसली अगर हमें वेदर कंडीशन, देखो बारिश होगा कि नहीं होगा, इसके बारे में तो आसमानी बोल सकता है कि जो स्काई है उसको पता है, या क्लाउड है उसको पता है कि बारिश करेगा कि नहीं करेगा। लेकिन क्लाउड हुआ है, बारिश हो सकता है, इसका अंदाजा जिसको क्लाउड का नॉलेज है वो तो लगा सकता है ना। क्या मेरा बात आप लोगों को समझ में आ रहा है? बारिश होगा कि नहीं होगा ये तो क्लाउड को ही पता है कि वो बहुत जोर का विंड से निकल जाएगा या फिर सच में वो डाउनपोर करेगा। लेकिन पॉइंट इज दैट कि अगर आपको पता है कि ये क्लाउड बारिश देने वाला क्लाउड है, कि ये क्लाउड हवा देके चला जाने वाला क्लाउड है, इसका नॉलेज तो आपके अंदर होना चाहिए। क्या आप लोगों को मेरा बात समझ आ रहा है? हाँ सर, यस सर। ओके सर, चलो देखते हैं। बहुत सारा बैकग्राउंड हो गया, बैकग्राउंड म्यूजिक खत्म। अब चलो सर फैक्ट में बात करते हैं कि अदानी के साथ क्या हुआ है। ऐसे बहुत लोग न्यूज वगैरह जरूर देखे, उनको थोड़ा बहुत पता है, ठीक है, लेकिन मे भी हो सकता है कि कहीं ना कहीं आपको थोड़ा कंफ्यूजन भी है, तो इसलिए मैं सोचा कि कंफ्यूजन अगर कुछ है तो मैं उसको हटाने का कोशिश करता हूँ। पूरा का पूरा खेल हुआ है एक रिपोर्टर के कारण, ठीक है। तो वो रिपोर्टर तो इकोनॉमिक टाइम्स का रिपोर्टर है सर, ठीक है, सुचेता दलाल, ठीक है। मैं उस दिन कंपनी लॉ के क्लास में, सीएस एग्जीक्यूटिव के कंपनी लॉ के क्लास में बात कर रहा था ना सर। हाँ रोशनी, कंपनी लॉ के क्लास में बात हो रहा था इनके बारे में। हेलो, यस सर। हाँ ये सर वही मैं बता रहा हूँ, किसका प्रॉब्लम है, अनिमेश का, ठीक है। तो ईटी रिपोर्ट्स के हिसाब से ये पहले रिपोर्ट कहाँ आया था, इकोनॉमिक टाइम्स में रिपोर्ट आया था। On Monday, shares of Adani Group companies stumbled rather precipitously in a matter of a few hours. And while it came against the backdrop of an Economic Times report, पूरा का पूरा खेल Economic Times की रिपोर्ट के हिसाब से, ठीक है। Economic Times में एक रिपोर्ट आया सर, जैसे न्यूज रिपोर्ट आता है ना सर, वैसे ही न्यूज रिपोर्ट आया that alleged NSDL had, मतलब क्या एलिगेशन क्या लगा रहा था, NSDL had a frozen account of 3 foreign funds holding about 43,000 crore, okay, almost 43,000 crore का होल्डिंग है, ठीक है, कहां पर, आपका अदानी में, ठीक है। अदानी ग्रुप के शेयर्स में ओवरऑल सब कुछ मिला के, हो सकता है गैस और पावर में थोड़ा ज्यादा हो, इसलिए गैस और पावर में ही ज्यादा फ्रीज करके रखे है ट्रेडिंग के लिए। 43,000 करोड़ का अभी ये बताया नहीं जा रहा है कि अदानी का कौन सा शेयर में ज्यादा होल्डिंग है, इसके बारे में मार्केट कुछ ज्यादा क्लियर कट नहीं बोल रहा है। 43,000 crore worth of shares in a group companies, Adani group companies. Not everybody was convinced about the veracity of the reports themselves. सबको ही कन्विंस तो नहीं हो रहा था, लेकिन ये रिपोर्ट आया सर, अगर आप लोगों ने खबर देखा होगा तो ये रिपोर्ट आया, ठीक है। सो इन टुडेज क्लास piece together with the puzzle and see all the conflicting report associated with the incident. तो ये पूरा इंसिडेंट में क्या हुआ था उसी के बारे में मैं आप लोगों से थोड़ा चर्चा करता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टोरी क्या है, फर्स्ट द इकोनॉमिक टाइम्स पब्लिश अ रिपोर्ट, ठीक है, alleging that the NSDL had a frozen accounts of 3 foreign portfolio investors. FPI क्या बोलते हैं सर, मार्केट पार्टिसिपेंट्स वाला चैप्टर हम लोग बेसिक में पढ़े होंगे सर, याद है आप लोगों को?
पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स के बारे में जो लोग एकदम बेसिक स्टार्टिंग से कर रहे हो उनको जरूर पता होगा सर। पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स, यस सर। थैंक यू सर। ये पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स कौन होते हैं? जैसे यहाँ पर हम लोग बात कर रहे थे फॉरेन इन्वेस्टर्स के बारे में, ठीक है, फॉरेन पोर्टफोलियो। स्नेहाशीष समझ में आ रहा है? स्नेहाशीष, अरिजीत, रूपम, सभी को पूछूंगा, विक्रांत। यस सर। ओके, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स मतलब ये पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स हैं, मतलब जो लोग थोड़ा हाई अमाउंट ऑफ मनी इन्वेस्ट करते हैं कंपनीज में, ये फॉरेन वाले हैं, ठीक है, पर एलिस्ट नॉन डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन। तो यहाँ पर पॉइंट क्या है कि ये जो एफपीआई है जिन्होंने इन्वेस्ट किया है इन्होंने अपना खुद का इंफॉर्मेशन क्या कर रहा है सर, अपना इंफॉर्मेशन छुपा रहा है, ठीक है, पॉइंट इज दैट इंफॉर्मेशन छुपा रहा है। ये मेनली कॉन्सेप्ट में बात कर रहा है कि इंफॉर्मेशन छुपाया जा रहा है, मतलब अपने बारे में जैसे केवाईसी वगैरह होता है नो योर कस्टमर, तो वही नो योर इन्वेस्टर वाला जो केवाईसी है वो छुपाया जा रहा है, ये मेन कॉन्सेप्ट है। रिपोर्ट और क्या बताया, रिपोर्ट ये भी बताया, रिपोर्ट आल्सो मेड द अदानी कनेक्शन, रिपोर्ट ये भी बोल रहे हैं कि अदानी का कनेक्शन है एंड इट वाज रीजन इनफ फॉर द स्टॉक टू टेक बिटिंग इन दलाल स्टेट। मतलब इस पर्टिकुलर में बताया जा रहा है कि ये भी रीजन है कि अननोन, बेसिकली कॉन्सेप्ट है कि अननोन सोर्स से अदानी के पास पैसा आ रहा है और जिसके कारण ये दलाल स्टेट में इतना ज्यादा रैली कर रहा है एक स्टॉक में। जैसे कि हम लोग देख पा रहे हैं सर, जैसे कि हम लोग देख पा रहे हैं कि अगर हम लोग अदानी के एक शेयर में हम लोग देखें, जैसे अदानी पावर का शेयर में हम लोगों ने देखा कि लास्ट एक साल में अदानी का 40 रुपीज का शेयर 114 तक गया है, ठीक है। ऐसा और भी स्टॉक्स है मार्केट में, नॉट जस्ट अदानी, बट अदानी ऑब्वियसली वन ऑफ दी मोस्ट मतलब मल्टीबिलियनर कंपनीज में से एक है। एक साल में 40 का शेयर 114 में, नॉट अ जोक सर, डबल से भी ज्यादा। अदानी गैस का भी हम लोगों ने देखा, ठीक है, अदानी गैस का भी हम लोगों ने देखा, एक साल में अदानी गैस कहाँ गया है, एक साल में ऑलमोस्ट 1 ईयर में 360 का शेयर था, 350 360 का शेयर 1300 के आसपास, ठीक है, ये एक स्टॉक है, ठीक है। फिर आपके पास अदानी ट्रांसमिशन का भी शेयर होगा, अदानी ट्रांसमिशन ये भी है 1240 में चल रहा है, अगर एक साल में देखा जाए तो ये भी ऑलमोस्ट 250 से शेयर 1200 के पास पहुंचा है। बहुत सारे हैं, मतलब ऑलमोस्ट 5-6 टाइप्स ऑफ ग्रुप ऑफ कंपनीज है अदानी के हाथ में। अब सवाल तो यहीं पर है सर, ठीक है, सवाल यहीं पर है। तो इकोनॉमिक टाइम्स इसी पे सवाल उठाया कि जरूर ऐसे किसी फंड आ रहा है, ऑलमोस्ट 2.5% टोटल शेयर होल्डिंग का 2.5% के आसपास का शेयर होल्डिंग या अननोन फंड का बात कर रहा है जो डिस्क्लोजर के बारे में। सर ये तो बातें उठा है, अब इसका सबूत नहीं मिला अभी तक, वो तो सबूत किसके पास है, सेबी के पास है, एनएसडीएल के पास है, ये तो रिपोर्ट छापा है, ठीक है, अदानी कनेक्शन के बारे में। इट वाज रीजन इनफ फॉर द स्टॉक्स टू टेक ए बिटिंग इन दलाल स्टेट, ठीक है। बट द मनी कंट्रोल, अब इकोनॉमिक टाइम्स के अगेंस्ट में जाके मनी कंट्रोल अपना एक न्यूज निकाला। मनी कंट्रोल एक बहुत ही फेमस ऐप है, आप लोग जानते हो, ठीक है, ये भी बहुत ही फेमस एक फाइनेंशियल न्यूज अथॉरिटी है, मतलब न्यूज चैनल बोल सकते हो। मनी कंट्रोल फाउंड समथिंग एल्स, दे हैड सोर्सेस, वो बोल रहा है telling that at least 2 of the accounts were frozen on orders from SEBI back in 2016। मतलब वो बोल रहा है कि यस 2 ऐसे अकाउंट है, ठीक है, मतलब जो टोटल 3 अकाउंट के बारे में बात करें इनमें से 2 अकाउंट ऐसे हैं जिसको फ्रोजिंग किया गया और ये वो भी 2016 में, ठीक है, लेकिन उसका केस टोटली अनरिलेटेड केस है। मतलब इस करंट जो सुचेता दलाल का जो कहना है, मतलब सुचेता दलाल ने जो रिपोर्ट निकाला सर इकोनॉमिक टाइम्स में, सुचेता दलाल का जो कहना है, मैं आपको दिखाता हूँ कौन रिपोर्टर है। इकोनॉमिक टाइम्स वाला मिलेगा ये, हाँ बोलो सर, बोलो सर, कोई कुछ कह रहे हो, बोलो। मोटा मोटी मैं आपको ट्वीट दिखाता हूँ, मैं आपको ट्वीट दिखाता हूँ, यही वाला मैं क्लास दिन भी एबीपी न्यूज पे खबर था, ये ट्वीट ये है सुचेता दलाल, ये अदानी है, आप लोग जानते हो, 43,500 करोड़ एपीएमएस, कुछ 3 फंड है इस तरह का नाम है सर, ओवरसीज फंड्स, अल्बुला इन्वेस्टमेंट, क्रेस्टा फंड एंड एपीएमएस इन्वेस्टमेंट फंड, जो पोर्टफोलियो के बारे में बात किया जा रहा है। टुगेदर ओवर 43,500 करोड़ वर्थ ऑफ शेयर इन 4 अदानी ग्रुप कंपनी, ठीक है, इस तरह का बातें यहाँ पर कहा गया है। और यहाँ पर ये ट्वीट, ये वाला ट्वीट था, another scandal hard to prove outside the black box of information available with SEBI tracking system is the return of an operator of the past who is relentlessly rigging prices of one group all through foreign entities, his specialty and that of a former FM, nothing changes, ठीक है। तो ये ट्वीट सुचेता दलाल का इकोनॉमिक टाइम्स के थ्रू से निकला था, ये देखो सर। तो अब इसके कारण ही पूरा खेल मार्केट में चालू हुआ।
अब ये सोर्स कितना, मतलब इनका कहना कितना, ये तो रिपोर्ट है, न्यूज रिपोर्टर कुछ भी बता सकते हैं, इनमें क्या प्रॉब्लम है, मतलब कुछ भी, मतलब वो अपने लिए अपने मेहनत से कुछ बोला, ठीक है, अब इसको प्रूव करना हो रहा है। अब प्रूफ तो सब्जेक्ट टू सेबी का खेल है, अब वो देखा जाएगा कि एक्चुअल में क्या प्रॉब्लम है। अब मनी कंट्रोल क्या कह रहा है, मनी कंट्रोल बता रहे कि दे हैड सोर्सेस टेलिंग देम दैट एटलीस्ट 2 ऑफ द अकाउंट्स आर फ्रोजन ऑन ऑर्डर्स फ्रॉम सेबी बैक इन 2016 इन अ टोटली अनरिलेटेड केस। रिपोर्ट फ्रॉम Reuters, मतलब जो फॉरेन रिपोर्टर्स है, मच कंफर्म दिस है, ओके, वो भी बता रहे हैं, ठीक है। बट बिफोर वी ब्रेक डाउन व्हाट्स हैपनिंग हियर, वी नीड सम बैकग्राउंड ऑन डीमैट अकाउंट्स एंड एनएसडीएल। हमें एक कॉन्सेप्ट बताना चाहिए था, डीमैट अकाउंट और एनएसडीएल का खेल क्या चलता है। आप लोग डीमैट के लिए बहुत पागल होते हो कि डीमैट अकाउंट ओपन करना है, डीमैट अकाउंट ओपन करना है, बहुत लोग, आई नो, सिर्फ आप लोग भी सीख रहे हो तो डीमैट अकाउंट क्यों नहीं ओपन करोगे, करना ही चाहिए। लेकिन पॉइंट इज दैट कि डीमैट अकाउंट का खेल क्या चलता है। एनएसडीएल आप लोगों को पता है ना सर, ये एनएसडीएल का और एक दूसरा साथी कंपनी है, क्या नाम है उसका? सर सीडीएसएल, थैंक यू सर। एनएसडीएल, सीडीएसएल, ठीक है, नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड एंड सेंट्रल डिपॉजिटरी सिक्योरिटी लिमिटेड। इसमें से सीडीएसएल ऑलरेडी मार्केट में है ना सर, इसमें से सीडीएसएल ऑलरेडी मार्केट में है ना, ये ऑलरेडी स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है अपना इस काम के लिए। मतलब बेसिकली हम लोग जब किसी कंपनी का मतलब हम लोग जब मार्केट में डीमैट अकाउंट ओपन करते हैं, किसके थ्रू से करते हैं, हम लोग जब मार्केट में डीमैट अकाउंट ओपन करते हैं तो थ्रू किसका होता है, ब्रोकर का होता है, ये सर नो, थ्रू ब्रोकर का होता है। लेकिन एक्चुअली हमारा डीमैट अकाउंट ब्रोकर के पास नहीं रहता, हमारा डीमैट अकाउंट वन ऑफ दीज टू, इनको क्या बोलते हैं, डिपोजिटरीज, दे आर कॉल्ड डिपोजिटरीज। जैसे कि ऑलरेडी ये एक कंपनीज है सीडीएसएल, ये डिपोजिटरीज है जो बेसिकली सिक्योरिटी देता है, इसीलिए इसका नाम भी है सेंट्रल डिपोजिटरी सर्विस लिमिटेड एंड एनएसडीएल, नेशनल सिक्योरिटी डिपोजिटरी लिमिटेड। तो ये यहाँ पर जो एनएसडीएल अभी आ रहा है मार्केट में, लिस्टेड होने वाला है, अभी तक लिस्टेड नहीं हुआ है। तो ये सीडीएसएल और एनएसडीएल के पास जो हमारा डीमैट अकाउंट का, इसीलिए बोलते हैं सिक्योरिटी मार्केट, बिकॉज वो लोग सिक्योरिटी का काम करता है, ठीक है। ये किसका अकाउंट है, कहां से पैसा आ रहा है, आपका पैसा सेफ कस्टडी में है कि नहीं है, आपका पैसा सही जगह में लग रहा है कि नहीं लग रहा है, ईच एंड एवरी पॉइंट सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, वो तो बिजनेस के ऊपर है। बट आपका जो अकाउंट है वो सही है, आपके अकाउंट अननोन लोग के साथ कनेक्टेड नहीं है, ये सब देखभाल करने का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो दायित्व है, वो एक्चुअली एनएसडीएल सीडीएसएल के हाथ में होता है सर। I hope you understand. But before we break down what's happening here, we need some background on Demat and NSD. Think of a Demat account as a special place where you can safely store all the shares you own. आप जितना भी शेयर होल्ड करते हो, कहाँ दिखता है सर, वो डीमैट अकाउंट में दिखता है। पॉइंट समझना सर, ये पूरा का पूरा खेल आपको मैं बैकग्राउंड से समझाने का कोशिश कर रहा हूँ। आई होप आप खुद ही समझो और लोगों को भी समझाओ, ठीक है। जिनको चिंता है, जो लोग मतलब इस पर्टिकुलर स्टॉक वगैरह खरीदते हैं या फिर अदानी का शेयर होल्डिंग में है, आप उनको जरूर बताओ कि क्या हुआ है, क्या खेल चल रहा है। पैनिक ना करके नॉलेज रखना बहुत जरूरी होता है। और अगर आप लोगों को लगता है कि नॉलेज सच में शेयर करना चाहिए, तो आप लोग शेयर कीजिए अपना नॉलेज। खुद ना समझा पाओ तो वीडियो ही शेयर कर दो, जो ठीक लगे। थिंक ऑफ अ डीमैट अकाउंट एज अ स्पेशल प्लेस वेयर यू कैन सेफली स्टोर ऑल द शेयर्स यू ओन इन द ऑनलाइन यूनिवर्स। लेकिन मैं तो चाहूंगा आप लोग खुद भी समझाने का कोशिश करो। तो ये ऑनलाइन यूनिवर्स में आपका शेयर सेफली स्टोर है एक जगह में, उसके लिए ये डीमैट अकाउंट बनाया जाता है। एकदम लेमैन की तरह समझो। यू डोंट नीड टू हैव अ फिजिकल कॉपी ऑफ दिस शेयर सर्टिफिकेट, ओके। आपको आज के डेट में फिजिकल कॉपी ऑफ शेयर सर्टिफिकेट जरूरी नहीं है सर। इन टुडेज वर्ल्ड ये जरूरी नहीं है। एक्चुअली वो तो आप लोगों को पता है सर, हर्षद मेहता स्कैम के बाद धीरे धीरे सब कुछ डिजिटल हो गया है। तो ऑथेंटिकेट योर ओनरशिप, आपकी ओनरशिप है किसी कंपनी के शेयर में, इसको ऑथेंटिकेट करने के लिए आपको अलग से फिजिकल सर्टिफिकेट का जरूरत नहीं है। Instead, a digital copy will do. However, this digital copy needs to be held in an independent facility, so you know for sure nobody can tamper with it. अगर आप डिजिटल कॉपी कर रहे हो तो डिजिटल कॉपी को कोई टेम्पर ना करे। टेम्पर समझते हो ना सर, टेम्पर मतलब बेसिकली छेड़खानी, मतलब उसको लेके कुछ भी गलत, ठीक है, चाहे वो मिस यूज ऑफ साइन हो, मिस यूज ऑफ फॉर्जरी हो, जो भी हो, मतलब टेम्पर नहीं करना है। आप उसके साथ कुछ भी अलग नहीं कर सकते, जैसा है वैसे ही रखना पड़ेगा, ठीक है। आपका डॉक्यूमेंट्स है, आपके जैसा है वैसे ही रखना पड़ेगा। तो बेसिकली ये डीमैट अकाउंट क्या हो गया, इट्स लाइक अ डिजिटल लॉकर, इट्स लाइक अ डिजिटल लॉकर। क्या ये कहना गलत होगा सर? और एज वी लाइक इट टू कॉल इट हियर, तो हम लोग डीमैट को डिजिटल लॉकर बोल सकते हैं सर? हेलो, क्या हम लोग डीमैट को डिजिटल लॉकर बोल सकते हैं? है दादा। थैंक यू सर। एंड एनएसडीएल ये क्या करता है, द नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड या फिर सीडीएसएल जो सेंट्रल डिपॉजिटरी लिमिटेड, इस केस में
जो जिस ये जो पर्टिकुलर अदानी का केस है, इसमें कौन है सर? इसमें एनएसडीएल है, नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड। लेट्स यू ओन वन ऑफ दीज अकाउंट्स, ठीक है, आपका कोई भी एक शेयर ओन ये मतलब इनके पास है, नेशनल सिक्योरिटी, लेट्स यू ओन वन ऑफ दीज अकाउंट्स। नीडलेस टू से दे आल्सो हैव द एबिलिटी टू क्लोज इट डाउन इफ यू आर नॉट कंप्लाइंट विद द लॉ ऑफ लैंड। अगर आपका कोई अकाउंट एनएसडीएल के पास है और अगर उनको लगता है कि वो एज पर लॉ नहीं है, लॉ ऑफ लैंड मतलब हमारे देश में सेबी का जो नियम कानून है, हमारे देश में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिक्योरिटी मार्केट का जो नियम कानून है, ठीक है, हमारे देश में स्टॉक मार्केट को लेके फॉरेन इन्वेस्टमेंट का जो नियम है, ठीक है, कानून है, अगर वो एज पर नहीं है, लॉ ऑफ लैंड के हिसाब से नहीं है, तो वो डाउन कर सकता है पर्टिकुलर अकाउंट को, उनके पास वो अथॉरिटी तो है। नाउ जो इंटरनेशनल रिपोर्ट था, नोट दैट द थ्री मॉरिशस बेस्ड फंड्स में हैव हेल्ड मल्टीपल डीमैट अकाउंट। ये जो मॉरिशस बेस्ड फंड है, मॉरिशस अरेबियन सी में, सॉरी अरेबियन सी बोल रहे, इंडियन ओशियन में ही एक आइलैंड कंट्री है सर, इंडिया के साथ अच्छा खासा कनेक्शन है, इवन वहां पर बहुत सारे इंडियन रहते हैं, जानते हैं सर आप लोग? हाँ सर, मॉरिशस के बारे में जानते हैं? बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेस है, बताएं आप लोगों को, मॉरिशस के बारे में जानते हो आप लोग? ईस्ट अफ्रीका? हाँ, नो सर? अरे सर देखो सर, ये देखो, मॉरिशस इज ब्यूटीफुल नेशन, ब्यूटीफुल नेशन, मतलब इतना सुंदर है, आपको क्या बताऊं सर। ये देखो सर, ये है मॉरिशस, ठीक है, पोर्ट लुइस, ठीक है, ये मॉरिशस है। ऐसे आई थिंक इमेज देख के भी आप लोगों को तो ऐसा लग रहा हो कि अभी चले जाए सर। लोग घूमने के लिए जाते हैं सर, हॉलीडे के लिए, बहुत फेमस डेस्टिनेशन है मॉरिशस, ठीक है। मैं आपको इंडिया से इसका दूरी दिखा रहा हूँ, ये देखो, ये रहा इंडिया, कहाँ गया इंडिया, ये रहा इंडिया, और ये रहा मॉरिशस, ठीक है। इस तरह से मॉरिशस के साथ इंडिया का कनेक्शन है सर, मादागास्कर आइलैंड के आसपास में है मॉरिशस। तो मॉरिशस के थ्रू से यहाँ पर इंडिया में इन्वेस्टमेंट चल रहा है, ठीक है। ऐसे ये बहुत पुराना कहानी है मॉरिशस का, इंडिया के थ्रू से कनेक्शन। ऐसे यहाँ पर ऑलमोस्ट 60% के आसपास इंडियंस रहते हैं। मैं अगर आपको मॉरिशस के बारे में कभी बात करूंगा तो आपको दिखाई देगा सर, ठीक है। तो फिलहाल मैं मॉरिशस के डिटेल्स में नहीं जाऊंगा, ठीक है, नहीं तो आप बोलोगे सर घूमने लेके चले गए। अभी मुझे घूमने लेके नहीं जाना है हम लोगों को, ठीक है, वो कभी कभी लेके जाने का आदत है मेरा, बट करेंटली नॉट, ओके सर। तो मॉरिशस बेस्ड जो फंड है, फंड तीनों का नाम मैंने आपको अभी बताया, अल्बुला फंड्स, एपीएमएस फंड्स, अभी बता रहा था मैं आपको। ये देखो सर, ये जो तीन फंड के बारे में बात कर रहा ना, क्रिस्टा फंड, एपीएमएस फंड्स, अल्बुला इन्वेस्टमेंट फंड्स, ऑलमोस्ट ये टुगेदर ओन ओवर 43,500 करोड़ या अप्रॉक्स 43,000 करोड़ का होल्डिंग है इनका अदानी में, ठीक है। तो ये काफी अच्छा खासा रकम है सर, 43,000 करोड़ कोई छोटा मोटा रकम तो है नहीं, ठीक है। इनका एक शेयर इधर उधर हो जाए तो ऑब्वियसली मार्केट में तो अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड कुछ भी हो सकता है, ठीक है। इनका थोड़ा सा परसेंटेज इधर उधर हो जाए, अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड, मतलब बुलिश बियरिश कुछ भी हो सकता है। नाउ पॉइंट इज दैट डीमैट अकाउंट, तो ये क्या हुआ सर, मॉरिशस बेस्ड फंड्स may have held multiple demat accounts in their name and that NSDL may have frozen accounts of the funds that hold certain other securities and not those holding Adani company shares. Please try to understand. रिपोर्ट क्या बता रहे हैं, मॉरिशस बेस्ड फंड्स may have held multiple demat accounts in their name and that NSDL may have frozen accounts of the funds that hold certain other securities, और भी शेयर है मार्केट में, and not those holding Adani company shares, thereby implying that the whole freezing fiasco might have nothing to do with Adani at all. अब ऐसा अगर करता है कि सिर्फ अदानी के केस में फ्रीज करेगा या फिर और भी मार्केट में इन्वेस्टमेंट उसके केस में भी फ्रीज करेगा, तो ये मनी कंट्रोल का कहना है, ठीक है। तो यहाँ पर पूरा का पूरा जो खेल है, इसमें अदानी का कोई कनेक्शन है नहीं। अगर फ्रीजिंग किया है तो इसमें अदानी का कोई कनेक्शन नहीं है। ये आपका जो खेल चल रहा है, ये पहले हम लोगों ने आपका इकोनॉमिक टाइम्स का रिपोर्ट बताया, फिर मैं आप लोगों को मनी कंट्रोल का रिपोर्ट बताया, और फिर जो इंटरनेशनल रिपोर्ट्स का रिपोर्ट है जिनके बारे में बताया जा रहा है, वो भी कह रहा है सर कि अगर मतलब फ्रीज करेगा तो फिर उसमें और भी तो सिक्योरिटीज है, मतलब इनका और भी इन्वेस्टमेंट है, तो उसका क्या, ठीक है। तो ऑफ द फंड्स दैट सर्टेन अदर सिक्योरिटीज आर नॉट दोस होल्डिंग अदानी कंपनी शेयर्स, thereby implying that the whole freezing fiasco might have nothing to do with Adani at all. Now अगर आप अदानी को पूछते हो, जैसे अदानी के इंटरव्यू लिया गया, अगर आप लोगों ने किसी ने देखा होगा, मैं आपसे बात करता हूँ 2 मिनट में, अगर आप लोगों ने खबर देखा है, अदानी का जो चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर है, इनका भी इंटरव्यू पढ़ा सर, उनका कहना है कि अगर कुछ भी है एज पर केवाईसी नॉर्म्स, वो तो सेबी का एनएसडीएल का काम है, उस पर कंपनी को कुछ नहीं पता। और यहाँ पर कंपनी की तरफ से बोला जा रहा है कि कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, अदानी तो बोल रहे हैं कि देयर इज नो प्रॉब्लम। इफ यू आस्क अदानी, दे विल टेल यू द सेम थिंग। एक्चुअली दे डिड पुट आउट अ स्टेटमेंट, कंफर्मिंग भी किया वो लोग, बट व्हाट अबाउट रिपोर्ट्स? ये जो रिपोर्ट निकला है इकोनॉमिक टाइम्स में, मनी कंट्रोल तो पॉजिटिव को बोल रहा है, इकोनॉमिक टाइम्स नेगेटिव में है कंपनी का, ठीक है। दैट कंटेन्स द अकाउंट्स may have been frozen due to non disclosure of certain key information. Surely there is some merit to this.
कोई कोई तो ये भी बता रहे हैं कि इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट कंपनी है, कोई वेबसाइट नहीं है उनका, ठीक है। कोई बोल रहे हैं कि जरूरी नहीं है कि बड़ा इन्वेस्टमेंट कंपनी हो तो उनको वेबसाइट जरूरी है, ऐसा कहीं पर भी मैंडेटरी नहीं है। अच्छा, दूसरा सेकंड थिंग कि कंपनी का इतना इन्वेस्टमेंट है, फोन किया जा रहा है, फोन नहीं उठा रहा है, ऐसा भी कुछ खबर मार्केट में सुनने को मिला है। अब देखो पूरा का पूरा खेल तो न्यूज के बेसिस में चल रहा है, हम लोग बात को न्यूज बेसिस में थोड़ी ना देखेंगे, लेकिन क्या है न्यूज ही तो मार्केट को चलाते हैं। अब उसी के कारण मार्केट में अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड दोनों देखने को मिलता है। तो पॉइंट इज दैट डेली ट्रेडिंग में मार्केट में न्यूज वगैरह होता है, लेकिन सर जो लोग मार्केट में इन्वेस्टमेंट करता है उनको क्या ये सब छोटा मोटा जो भी कुछ होता है क्या उस पर उसको मतलब प्रॉब्लम में पड़ जाना चाहिए? ठीक है, ट्रेडर ऑब्वियसली प्रॉफिट बुक करे निकल जाए, ठीक है, या फिर लॉस बुक करे प्रॉब्लम में आ जाए, लेकिन जो इन्वेस्टर्स है उनका क्या? ठीक है, तो देयर इज तो पॉइंट इज दैट कि ऑब्वियसली अगर सच में कुछ ऐसे पॉइंट है जैसे कि डिस्क्लोजर ऑफ सर्टेन की इन्फॉर्मेशन अगर नहीं है, चलिए देयर इज सम मेरिट टू दिस, ओके, ऐसा तो होगा ना। अगर आपका कुछ इन्फॉर्मेशन देने का था बट आपने नहीं दिया तो ऑब्वियसली देयर मे बी सम क्वेश्चन, ठीक है, कुछ तो मेरिट है क्वेश्चन पे कि हाँ भाई आपका इन्फॉर्मेशन का क्या। Okay, now point is that, well, maybe if you are a foreign investors, you are expected to share details about the end beneficiaries and the source of your funds. कहाँ से फंड आ रहा है या फिर आपका फंड का बेनिफिशियरी कौन है? बेनिफिशियरी मतलब सर जिनको बेनिफिट मिलता है, आई होप यू अंडरस्टैंड। बेनिफिशियरी मतलब जिसको बेनिफिट मिलता है। जैसे आप अगर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपका स्टॉक सेल करके बेनिफिट किसको मिलने वाला है? हाँ सर, आप अगर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपका स्टॉक सेल करके बेनिफिट किसको मिलेगा? आपको ही ना, या फिर आपके फैमिली मेंबर्स को, अगर कोई नॉमिनी है तो नॉमिनी को। यस सर, बोलो। यस सर, है ना। तो इफ यू आर ए फॉरेन इन्वेस्टर्स यू आर एक्सपेक्टेड टू शेयर डिटेल्स अबाउट द एंड बेनिफिशियरीज एंड द सोर्स ऑफ योर फंड्स, कहां से पैसा आ रहा है आपका। सेबी वांट्स टू मेक श्योर दैट देयर इज नो फनी बिजनेस गोइंग ऑन। सेबी का काम है सर कि बैकग्राउंड में कोई फनी बिजनेस ना चले कि मन हुआ पैसा डाल दिया, मन हुआ पैसा निकाल लिया, किसका पैसा है किसको पता, कहां से आ रहा है किसी को नहीं पता, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो सेबी को ये चीज देखना पड़ेगा कि कोई फनी बिजनेस बैकग्राउंड में ना हो। एंड दीज रूल्स हैव बीन इन्फोर्स्ड फॉर ए व्हाइल नाउ, हाउएवर इट सीम्स सम ऑफ दीज इन्वेस्टर्स हैव नॉट येट फर्निश्ड दिस इंफॉर्मेशन। ऐसा कुछ खबर है कि कुछ इन्वेस्टर्स का डिटेल्स अभी भी बाकी है देना, ठीक है, ऐसा अभी भी बात चल रहा है, अभी वो तो अभी पूरा खबर बाहर नहीं आया। Now, what would they not come through? You ask. अब क्या खेल क्या है कि क्यों नहीं आ रहा है? Well, it could be because they are busy. हो सकता है वो लोग किसी पर्टिकुलर काम पे बिजी है इसलिए वो अपना डिटेल्स नहीं दे रहा है, और मे बी the beneficiary owners simply don't want to disclose who they are. जो ओनर है पर्टिकुलर स्टॉक का वो बताना नहीं चाहते कि वो है कौन, which is why there has been so much speculation. ये जो करंट मार्केट में स्पेकुलेशन है, ये स्पेकुलेशन इसी बात को लेके है कि क्या है, मतलब क्या वो लोग बिजी है किसी कारण से इंफॉर्मेशन दे नहीं पा रहे हैं, या फिर क्या वो लोग अपना इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज नहीं करना चाहता कि मैं कौन हूं, मैं अपना नाम नहीं बताना चाहता कि मैं क्यों मार्केट में इन्वेस्टमेंट किया वगैरह वगैरह, अबाउट द फंड्स एंड देयर कनेक्शन विद द अदानी। इवन वो ये भी बताना नहीं चाहता कि अदानी के साथ इनका कनेक्शन क्या है। इफ दिस रिपोर्ट्स आर इन फैक्ट ट्रू देन इट मोस्ट सर्टेनली डज नॉट बोड वेल फॉर द कंपनी, तब तो ये अच्छा बात नहीं होगा। फाइनली देयर, लेकिन अभी ये तो सब एलिगेशन है ना सर, अभी ये पूरा का पूरा खेल एलिगेशन पे चल रहा है, अब पता ही नहीं है हम लोगों को कि क्या खेल है। अब जो भी है सेबी, एनएसडीएल और अदानी जाने, हम लोग कोई कुछ नहीं जाने, रिपोर्टर्स को भी अभी कुछ खबर नहीं मिला, ठीक है। अब खबर होगा, कुछ अलग बातें होंगे तो खबर पता चलेगा। फाइनली देयर आर एलिगेशंस सराउंडिंग द न्यू मर्क्यूरियल राइज ऑफ अदानी शेयर इटसेल्फ। जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि सब अदानी का शेयर इतना ज्यादा बढ़ा क्यों, जैसे कि मैंने आपको अदानी पोर्ट देखो आप, अदानी पावर देखो आप, हाँ आप अदानी का क्या बोलते हैं सर, अदानी गैस देखो आप, आपने सभी का सभी देखा कि इतना ज्यादा रैली क्यों किया, इसको लेके बहुत लोग बातें कर रहे हैं। अब इस पे तो मेरा भी कहना है कि नॉट जस्ट अदानी, एक साल में सिर्फ अदानी नहीं बढ़ा है, निफ्टी भी इंक्रीमेंट किया है, सेंसेक्स भी बढ़ा है, तो सिर्फ अदानी क्यों, ये मेरा पर्टिकुलर मानना है, ठीक है। अब पॉइंट इज दैट कि यहाँ पर एक बहुत स्पेशल पॉइंट है, आप बात को ध्यान से समझिएगा सर। बाकी मार्केट बहुत कुछ बात करता है, थोड़ा बहुत मार्केट रैली को लेके, डाउन ट्रेंड को लेके, अप ट्रेंड को लेके, बट आपको एक स्पेशल पॉइंट में मैं बात करता हूँ, आपको थोड़ा सा खबर भी रखना चाहिए। जैसे कि मेनी रिपोर्ट्स आर्ग्यू दैट रैली हैव पार्टली बीन fueled by the relatively modest free float associated with the companies. Think of it this way, most shares are usually held by promoters. Maximum shares इस पर्टिकुलर अदानी का जो भी कंपनीज है, अगर आप देखोगे ना, हर एक का होल्डिंग पैटर्न अगर देखोगे
मैक्सिमम सर प्रोमोटर ऑफ कंपनीज, मतलब गौतम अदानी एंड अदानी फैमिली रिलेटेड लोगों के हाथ में मैक्सिमम शेयर है। Who can't buy and sell their holdings, मतलब ये लोग अपना शेयर बाय सेल नहीं कर सकता, मतलब ऐसे नहीं कर सकता। आप होल्डर हो ना, आप कंपनी का 70%, किसी के पास 75% शेयर होल्डिंग है, अगर वो लोग डेली बाइंग सेलिंग चालू कर दिया तब तो मार्केट गायब सर। आप लोग मेरा बात समझ कर रहे हैं कि अगर आप होल्डर कंपनी का प्रोमोटर हो और अगर आप डेली 70% शेयर को लेके बाइंग और सेलिंग करना चालू कर दिए तब तो मार्केट एकदम, बिटकॉइन नहीं होता है ना प्रॉब्लम, बिटकॉइन इतना ज्यादा अप डाउन क्यों होता है? बिटकॉइन में वोलेटिलिटी इसी बात का है कि जिनका मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट है वो अगर अचानक मार्केट से निकल जाता है ना, बिटकॉइन धड़ाक से गिरता है, इसीलिए बिटकॉइन को इतना वोलेटाइल माना जाता है। आप लोग समझ रहे हो? तब तो ये बिटकॉइन जैसा बिहेव करना चालू कर देगा। अभी इतना डाउन कि पकड़ना मुश्किल है। ठीक है, मैं बिटकॉइन के डिटेल्स में नहीं जाना चाहता, फिर बिटकॉइन जब आप होता है भयंकर आप, ठीक है, और फिर जब गिरता है इतना जोर से गिरता है, जैसे रिसेंट ट्रेंड में आप लोगों ने देखा, वो आपका क्या नाम है सर, टेस्ला ने कुछ सेल वगैरह किया था तो उसके बाद मार्केट डाउन हुआ था, ऐसा खबर है आप लोगों के पास बिटकॉइन रिलेटेड? 10% डाउन। एग्जैक्टली सर, ऐसा खबर होता है। क्यों होता है? बिकॉज अगर किसी के पास ज्यादा पैसा है, बिटकॉइन का टेक्नोलॉजी बड़ा ही सिंपल है, बिटकॉइन का टेक्नोलॉजी बहुत सिंपल है, इसके साथ मार्केट रिलेटेड इतना सारा कॉन्सेप्ट नहीं है। मैं कभी आप लोगों के साथ बिटकॉइन रिलेटेड कुछ बातें करूंगा, ऐसे ही आप लोग बहुत कुछ जानते हो आजकल, लेकिन फिर भी कभी आप लोगों को अगर इच्छा हो तो मैं आप लोगों के साथ बिटकॉइन रिलेटेड भी कुछ स्पेशल केसेस बात कर लूंगा। लेकिन पॉइंट इज दैट सर, करेंटली तो यहाँ पर खेल क्या है? Many reports argue that the rally may have partly been fueled by the relatively modest free float associated with the companies. Free float मतलब जिसको लेके हम लोग बाइंग ट्रेडिंग करते हैं, ठीक है। Think of it this way: most shares are usually held by promoters of the companies who can't buy and sell their holdings as they please. These are reasonable restriction imposed on them and they can't double in the open market with impunity. मतलब वो लोग ऐसे अपनी मनमर्जी नहीं करेगा। So when you see shares floating around in the open market, you are only seeing a fraction of the total shares available. मतलब आप जो ओपन मार्केट में फ्लोट होते देखते हो ना, जो प्रोमोटर्स होल्डिंग वगैरह छोड़ के जितना है वो बहुत ही कम है अदानी के केस में, ठीक है, अदानी के केस में बहुत ही कम है, ठीक है, फ्रैक्शन है सर, फ्रैक्शन ऑफ द टोटल शेयर्स अवेलेबल। एंड र्यूमर हैज, मतलब अगर आप फंडामेंटल चेक करोगे, कैसे पता चलता है? फंडामेंटल चेक करो, कंपनी का पीएल बैलेंस शीट वगैरह चेक करो, आपको पता चलेगा किसके हाथ में कितना शेयर होल्डिंग पैटर्न है वगैरह वगैरह, सब कुछ आपको पता चलेगा। And rumor has it that promoters and large institutions like the 3 foreign funds hold a sizable part. Promoter and the जो institutions है, जैसे कि वो 3 foreign fund, इनके पास sizable, एक बहुत ही बड़ा अमाउंट का अदानी ग्रुप कंपनीज का शेयर होल्डिंग है, लिविंग वेरी लिटिल टू द पब्लिक। पब्लिक के लिए जो फ्री फ्लोट है, जिसको लेके हम लोग बाय सेलिंग करते हैं, ये बहुत ही कम है। दिस मीन्स इवन a few shares exchanging hands, मतलब क्योंकि इनके पास इतना, मतलब अगर थोड़ा सा शेयर एक्सचेंज हैंड होता है, कैन मैसिवली इन्फ्लुएंस प्राइस, मतलब अगर प्रोमोटिंग लेवल में थोड़ा सा भी इधर उधर हुआ तो मार्केट में प्राइस इन्फ्लुएंस में बहुत जोर का इन्फ्लुएंस आएगा, व्हिच इज व्हाट मेनी पीपल बिलीव एडेड द रैली एंड सडन कैपिटुलेशन विद विटनेस रिसेंटली। मतलब ये हो सकता है कि प्रोमोटर लेवल में या फॉरेन एंटिटी लेवल में कुछ बाइंग सेलिंग का प्रेशर हुआ है, जिसके कारण हम लोग मार्केट में रैली देख चुके हैं। ये किसी ग्रुप का मानना है, मतलब किसी एनालिस्ट का भी मानना है कि यही कारण हो सकता है, क्योंकि प्रोमोटर ग्रुप या फिर फॉरेन पोर्टफोलियो ग्रुप के पास अच्छा खासा कंपनी का शेयर्स है, तो उनका अगर थोड़ा सा भी फ्लक्चुएशन में एक्सचेंज होता है, हैंड टू हैंड एक्सचेंज होता है, तो मार्केट तो रैली करेगा ही। सो या देयर इज अ लॉट ऑफ स्पेकुलेशन ऑन व्हाट रियली हैपनिंग विद अदानी, एंड इफ यू हैव अ हॉट टेक ऑन द मैटर, अगर आप इस मैटर को बहुत अच्छे से देख रहे हो और आपका सच में आपका या आपके रिलेटिव्स में या फिर आपके दोस्तों में किसी का शेयर होल्डिंग है, तो आप खबर के साथ जरूर होंगे। तो अगर आप कुछ भी खबर के साथ होंगे, डोंट फॉरगेट टू लेट अस नो ऑन व्हाट्सएप ग्रुप। हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें आप बताना मत भूलिए कि क्या खेल है, क्या चल रहा है अदानी के लेके, क्या मार्केट में न्यूज है, कौन सा सोर्स से खबर आ रहा है, आप सारा का सारा जरूर शेयर कीजिएगा सर, ताकि जो भी ग्रुप में है या जो भी हमारे साथ कनेक्टेड है, जो भी अदानी का शेयर होल्ड करते हैं, उनको सही न्यूज मिले और उनको स्टॉक में अपना पोजीशन लेने में हेल्प हो, ठीक है। और अगर आप लोगों को लगता है कि ये जो पर्टिकुलर डिस्कशन है ये बहुत अच्छा डिस्कशन है या फिर जरूरी डिस्कशन है, तो फिर आप लोगों के साथ शेयर भी करो, और मैं ये भी बोलूंगा कि लोगों को बताओ कि एक्चुअली में पूरा का पूरा खेल क्या है। अगर आप लोगों को समझ में आया तो भी बताओ, कोई डाउट है तो भी पूछो सर। हेलो सर, बोलो, समझ में आया? कोई डाउट है? क्या खेल है, चल रहा है, सब कुछ पूछो सर, इफ एनी डाउट। हेलो सर, बोलो।
बोलो सर, कोई कुछ पूछना चाह रहा है, मुझे ऐसा लगा। हेलो, ঠিক করলে হবে মানে নরমাল এরকম হবে হ্যাঁ বুঝতে পারলাম না, কোশ্চেনটা ক্লিয়ার হলো না অরিজিৎ। নরমাল কবে হবে মানে কিরকম হবে? नॉर्मल इन द सेंस अदानी अदानी का जो शेयर है वो नॉर्मल कब से होगा, मतलब ट्रेड कब से लिया जाएगा? यस सर। देख अभी वही तो देखने वाला बात है कि अभी सेबी इसके लेके क्या स्टांस ले रहा है ट्रेडिंग के लिए, इसको एक्सचेंज क्या कर रहा है, अभी एक्सचेंज के हाथ में भी है बीएसई एनएसई, इसका एक्सचेंज को लेके ये लोग क्या डिसीजन लेता है, वो जैसे डिसीजन होगा वो बैकग्राउंड में ही डिसीजन होगा, उसके बाद मार्केट ओपन होते ही हम लोग को समझ में आएगा कि इसमें ट्रेड लेना मतलब होगा कि नहीं होगा। मुझे तो ऐसा लग रहा है, इट्स माय पर्सनल फीलिंग्स कि मोस्ट प्रोबेबली कमिंग मंडे से ही ओपन हो जाना चाहिए, बट पता नहीं एग्जैक्टली क्योंकि अभी तक कुछ खबर नहीं है, तो मेरे हिसाब से तो मंडे से क्लियर हो जाना चाहिए। अब देखो आप लोगों को भी खबर होगा, आप लोग भी मार्केट को ट्रैक करोगे तो आप लोगों को भी पता चलेगा कि टोटल गैस को जो ट्रेडिंग को फ्रीज करके रखा है इनको कब खोलता है, या फिर अदानी पावर को क्या करता है। आप लोग भी ट्रैक करो, बताओ। मुझे तो लगता है कि नेक्स्ट वीक से ठीक हो जाना चाहिए, ये मेरा मानना है। सर आई फील नहीं होगा। आपको लगता है नहीं होगा? अच्छा ठीक है सर, देखते हैं, आई डोंट नो, बट मुझे लगता है हो जाना चाहिए। ज्योति क्यों लगता है नहीं होगा? क्योंकि अभी भी सेबी कुछ बोला नहीं इसलिए। हाँ, और बहुत ही ये मैटर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है जैसा दिख रहा है। जैसा दिख रहा है मैटर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है, मतलब वो फॉरेन होल्डिंग को लेके स्टोरी बनेगा, आप मतलब रियल स्टोरी बनेगा आपको लग रहा है? हाँ, और प्लस इकोनॉमिक टाइम्स का सुचेता दलाल इन्वॉल्व है ना, इसलिए। आपका पॉइंट ऑफ व्यू भी नॉट बैड सर, एग्जैक्टली पॉइंट ऑफ व्यू इज अ बिग थिंग, एग्जैक्टली। जैसे देखो मेरे को लग रहा है कि शायद मंडे से ठीक हो जाए, बट ज्योति का पॉइंट ऑफ व्यू लग रहा है कि मोस्ट प्रोबेबली ठीक नहीं होगा, बिकॉज रिपोर्ट इकोनॉमिक टाइम्स के थ्रू से निकला है, और इकोनॉमिक टाइम्स नो डाउट वन ऑफ द प्रेस्टिजियस न्यूज़पेपर्स है मार्केट का, तो ऑब्वियसली अब देखना पड़ेगा कि क्या होता है। ये सीरियसली आप लोग भी ट्रैक करो ये सब चीजों के साथ, आप लोग भी अपना इन्वॉल्वमेंट बढ़ाओ, तो आप लोगों को भी सच में समझ में आएगा कि एक्चुअल में क्या हो रहा है। अभी लास्ट एक सप्ताह में तो इनको फ्रीज करके रखा है, ट्रेडिंग नहीं देने दिया। अब जो लोगों का होल्डिंग है उनको थोड़ा चिंता है। मेरा तो पर्सनल सजेशन दो चीज था, या तो आप निकल जाओ बाद में और थोड़ा डीप होगा तो बाद में खरीदना, बिकॉज अदानी पावर हो अदानी गैस हो सभी का फ्यूचर स्टॉक इन कंपनी अच्छा कंपनी है, कंपनी का बिजनेस अच्छा है। हाँ इनका मतलब सॉलिड इन्वेस्टमेंट जो है, मतलब थोड़ा गुड सोर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट इनका हो जाए तो बढ़िया रहेगा। जिनको लेके डाउट क्रिएट हो रहा है, ये डाउट क्रिएट होना नहीं चाहिए, दिस इज माय पर्सनल मतलब कंसर्न। बट फिर भी अगर आप कंपनी का मतलब ओवरऑल स्कोप के बारे में मुझे पूछेंगे तो मैं थोड़ा पॉजिटिव फील करता हूँ। अदानी का बिजनेस का जो कॉन्सेप्ट है, वो लोग काफी अच्छा बिजनेस मॉडल बना के रखा है, ये मेरे को अच्छा लगता है, मतलब ये इनका बेनिफिट एरिया है। लेकिन अगर आप मुझे कंसर्न के बारे में बात करो तो कंसर्न एक ही है कि इनका जो इन्वेस्टमेंट है, इनका इन्वेस्टमेंट सोर्स वगैरह को लेके इस तरह का जो सवाल चल रहा है, इनको थोड़ा सा सुधरना चाहिए। क्वालिटी इन्वेस्टमेंट चाहिए कंपनी के लिए, जो थोड़ा सा रिस्की पोजीशन ऑब्वियसली है। तो ये मेरा पर्सनल मानना है। बाकी किसी किसी को मैंने ये भी मुझे लगता है कि होल्ड करके जिनका है होल्ड में रखो, मोस्ट प्रोबेबली ठीक हो जाएगा, 1-1.5 महीना टाइम दो, मार्केट अपने आप से भूल जाएगा लोग लेकिन ये मेरा मानना है कि जैसा है होल्डिंग करके रखो, ज्यादा इधर उधर ना करो, मार्केट अपने आप अपना जगह बनाएगा। ये दोनों चीज है, या तो बहुत डर लगता है तो सेल करके निकल जाओ, ठीक है, बाद में देखा जाओ अगर सेल करने का मौका मिले तो, और अगर नहीं तो होल्ड करके रखो, मार्केट ठीक हो जाएगा। इसमें मेरा ज्यादा इच्छा है कि मार्केट चुपचाप होल्ड करके रखना चाहिए, ना तो नया खरीदना चाहिए, ना ही जो पुराना है उसको बेचना चाहिए। ये मेरा पर्सनल मानना है। ओके सर, समझ में कुछ आ रहा है आप लोगों को? ऐसे तो इसके पीछे और भी काफी बैकग्राउंड डिटेल्स और भी है, बट ये करंट सिनारियो के हिसाब से मैं आप लोगों के साथ शेयर किया। क्या आप लोगों को समझ में आया सर कि ये डीमैट का खेल, एनएसडीएल का खेल क्या हुआ अदानी के साथ? समझ में आया सर? इकोनॉमिक टाइम्स, मनी कंट्रोल, इंटरनेशनल रिपोर्टर्स, सारा का सारा खेल, मॉरिशस का फंड, बोलो ना सर, सभी को पूछ रहा हूं मैं। अनिमेश का आवाज नहीं आ रहा है, अनिमेश क्लियर है आपको? अनिमेश इनकी प्रगति सभी को पूछ रहा हूं। हाँ सर, यस सर, ओके, ऐसे स्नेहाशीष क्लियर है? स्नेहाशीष? हाँ सर, ओके सर, बस करंट जो खबर है उसी को मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया, बैकग्राउंड का कॉन्सेप्ट भी आप लोगों के साथ डिस्कस किया, वही मुझे आपको कहना था। अब सर देखो, अब ये इस तरह का बहुत सारा कॉन्सेप्ट मार्केट में होने वाला है,
जो सिर्फ बेसिक नॉलेज के थ्रू से आप फुलफिल नहीं कर सकते। जो लोग स्टॉक मार्केट बेसिक्स का ऑलमोस्ट कंप्लीट कर चुके हो, मैं उनके लिए ज्यादातर बोलूंगा, जिनका बेसिक्स अभी बाकी है लेकिन जिन्होंने ऑलरेडी चालू कर दिया फंडामेंटल या टेक्निकल एनालिसिस, मैं उनके लिए कुछ स्पेशल एरिया है कि जब आप स्टॉक मार्केट में अपने आप को धीरे धीरे एक्सपर्ट बना रहे हो तो आपको कुछ बातें और समझना चाहिए। जैसे ये गेटिंग स्टार्टेड जो है ये आपका बेसिक के चैप्टर के अंदर ही माना जाता है, ठीक है। तो ये जो गेटिंग स्टार्टेड एरिया है, मतलब स्टॉक मार्केट जिनका बेसिक कवर हो चुका है, मैं उनके लिए ज्यादा बोल रहा हूँ, ठीक है। अनिमेश का, इनकी का थोड़ा बहुत बेसिक्स अभी भी बाकी है, आई नो, तो उनको तो बेसिक्स अभी जो बाकी है वो तो चलेगा। जिन लोगों का थोड़ा बहुत बाकी है मैं उनको ऑब्वियसली कवर करूंगा। लेकिन पॉइंट इज दैट सर कि जिनका बेसिक्स, सिर्फ बेसिक से आप मार्केट में ऑब्वियसली ओपन अकाउंट ओपन करके ट्रेडिंग वगैरह चालू कर सकते हो, बट अपना एक्सपर्टाइज अगर आपको बढ़ाना है तो आपको क्या करना चाहिए आगे, तो वही मैं कुछ बातें आप लोगों के साथ करता हूँ। जैसे इंट्रोडक्शन टू स्टॉक मार्केट पढ़ने के बाद आप वार्म अप तो हो चुके होंगे। हाँ सर, मैं इतना पूछना चाहूंगा आप सभी से जो लोग बेसिक्स पढ़े हो अभी अभी फिलहाल में लास्ट 4-5 महीने से बेसिक्स पढ़ रहे हो, मैं बस उनको पूछना चाहता हूँ कि सर आप लोग वार्म अप हुए कि नहीं हुए, मतलब आपका स्टॉक मार्केट को लेके जो मतलब पहले से होता है ना सर, ग्राउंड में जाते थोड़ा वार्म अप करना चाहिए, वो हुआ कि नहीं हुआ? ये स्टॉक मार्केट के बारे में हम जानते हैं, हम अभी अगर मतलब स्टेप्स ले सकते हैं, स्पेशली आई मस्ट आस्क रूपम, विक्रांत, स्नेहाशीष, प्रगति, इंकी, आई मस्ट आस्क टू ऑल ऑफ देम, बोलो सर कि स्टॉक मार्केट वार्म अप तो हुआ है ना सर? हो गया एकदम सर, वार्म अप हो गया है सर। मतलब अभी अगर तेजी से दौड़ने का जरूरत पड़े तो तेजी से दौड़ सकते हो। मतलब अगर आपको अभी बोले कि भाई जा 100 मीटर का रन लगा, या फिर अगर आपको बोले कि मैच विन करके दिखा, मैच विन करना है कि नहीं उसके लिए डाउट है, ठीक है, बट वार्म अप तो हो चुका है। अब मैच विनर बनने के लिए आपको थोड़ा और किसी पैटर्न पे अपने आप को स्पेशल बनाना है, नॉट जस्ट फंडामेंटल एंड टेक्निकल, और भी है सर, मैं थोड़ा डिस्कस करता हूँ, सुनो ध्यान से। मतलब ताकि आप लोग धीरे धीरे मार्केट का कुछ भी मैटर को पूरा का पूरा समझने का ताकत रखो। जैसे कि सीनियर भैया लोग जैसे है ना सर, वो लोग जैसे मार्केट में अपने आप को एस्टेब्लिश किया है, लाइक देयर इज अनुभव, देयर इज सुमित, शुभो, मोहितोष, ठीक है, और ऐसा है सर 5-7 जन ऐसे हैं जो ऑलरेडी काफी अच्छा खासा, मतलब और भी है, मुझे सबका नाम अभी याद नहीं आ रहा है, बट एटलीस्ट कुछ लोग हैं जो लोग ऑलरेडी काफी अच्छा खासा मार्केट के साथ कनेक्टेड हो गया है और भी अभी भी सीख रहे हैं। Objective of the first module is to give you quick hands in introduction to stock market in our endeavor to introduce stock market to you. Okay, तो ये मेन का कॉन्सेप्ट था। लेकिन अगर मानो कि अगर आपको धीरे धीरे स्पेशलाइज बनना है, ठीक है, स्पेशलाइज मतलब आप स्टॉक मार्केट को तो देखो, स्टॉक मार्केट तो कोई एक दिन का खेल नहीं है, ये एक समुद्र है, ठीक है, और ऐसे देखो इतना बड़ा बड़ा खेल चलता है, मार्केट अप डाउन बियर बुलिश क्या क्या नहीं है, तो इसके लेके आपको बहुत सारी चीजें कवर करना होगा। जैसे इंट्रोडक्शन टू स्टॉक मार्केट आप लोग ऑलमोस्ट कवर कर चुके हो, इसके साथ जो लोग NISM का सीरीज 12 देना चाहते हो उनका प्रिपरेशन अभी चालू होगा। टेक्निकल एनालिसिस ये क्या है सर? फंडामेंटल एनालिसिस ये क्या है सर? फ्यूचर ट्रेडिंग ये भी एक एरिया है जो स्टॉक मार्केट का कॉन्सेप्ट में बात करता है, और भी कुछ एरिया है सर। फ्यूचर मार्केट, ऑप्शन थ्योरी, ऑप्शन स्ट्रेटेजीज, ऐसे ये फ्यूचर एंड ऑप्शन थ्योरी या ऑप्शन स्ट्रेटेजीज एक ही एरिया में कवर होता है, मतलब ओवरऑल आपको फ्यूचर एंड ऑप्शन या डेरिवेटिव मार्केट में काम करना होगा। तो डेरिवेटिव मार्केट क्या है वही मैं थोड़ा बहुत आप लोगों के साथ बात करूंगा। क्वांटिटेटिव कॉन्सेप्ट मतलब सर कंपनी का पीएल, बैलेंस शीट, रेशियो एनालिसिस, स्टैटिस्टिक्स, आप लोग डेविएशन पढ़े हो ना सर, स्टैटिस्टिक्स में डेविएशन पढ़े हो, पीएल बैलेंस शीट पढ़े हो, ठीक है, पीएल बैलेंस शीट वगैरह को एनालाइज करना, दैट इज अ क्वांटिटेटिव कॉन्सेप्ट, ठीक है। रेशियो एनालाइज करना, जैसे अभी फंडामेंटल में चल रहा है ये सब, है ना विक्रांत, फंडामेंटल में चल रहा है ना, क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स में ही तो बातें चल रहा है, अर्निंग पर शेयर, प्राइस अर्निंग रेशियो, हाँ सर, EBI TDA, दीज आर द एरिया जो बहुत ही वाइटल कॉन्सेप्ट होता है कंपनी में अपना पोजीशन को समझने के लिए। पैट मार्जिन, क्या बोल रहा था ये विक्रांत, कुछ बोल रहा था तो कुछ नहीं। ओके सर, कमोडिटी मार्केट ये भी एक मार्केट है सर जो स्टॉक मार्केट के साथ, मतलब ये दिस इज नॉट अ प्योर स्टॉक मार्केट, कमोडिटी मार्केट इज नॉट स्टॉक मार्केट, बट सर मार्केट में जो कमोडिटी होते हैं, लाइक क्या बताऊं आपको, कमोडिटी मतलब जैसे कि आप लोगों को पता है सर, जैसे कमोडिटी रिलेटेड एक कंपनी मार्केट में आ रहा है NCDX, ठीक है, या फिर MCX मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज, मैंने आप लोगों को पहले भी दिखाया था, ठीक है, ये इसका खबर भी आप लोगों को होना चाहिए, ठीक है। जैसे मैं आपको कमोडिटी मार्केट के रिलेटेड एक बात करता हूँ, ये मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज है जो मार्केट में कमोडिटी रिलेटेड मैटर का डीलिंग्स होता है सर, जैसे कि वहां पर आपका क्या बोलूं सर, जो गोल्ड है, बुलियन है, सिल्वर वगैरह है,
ठीक है, मसाला वगैरह है, ये सब इसके थ्रू से सेल बाय होता है, ठीक है। जैसे ये देख सकते हो आप, मेंथा ऑयल, सिल्वर, कॉटन, ठीक है, कॉपर, निकेल, ये सब बेसिकली मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज, मेटल, एनर्जी, ये सब का डिस्कशन इसमें होता है, बुलियन वगैरह, ठीक है। मैं आपको बस इतना कहना चाहता हूँ, आपको इसके बारे में भी ना थोड़ा बहुत नॉलेज जरूर रखना चाहिए, थोड़ा बहुत क्यों, अगर समय मिले तो धीरे धीरे ज्यादा भी करना चाहिए, ठीक है। लेड, रबर, क्रूड ऑयल, कॉटन, जिंक, सिल्वर, गोल्ड, एवरीथिंग, क्या नहीं है, मतलब बेसिकली जिसके ऊपर डिपेंड करके इंडस्ट्री चलता है, जिसके ऊपर डिपेंड करके इंडस्ट्री चलता है। अगर आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में हो, अगर आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में सभी कोई हो, अगर क्यों सभी कोई है, सर मैंने शुगर इंडस्ट्रीज के बारे में एक एनालिसिस दिया था, आप लोगों ने पढ़ा था सर, शुगर इंडस्ट्रीज के बारे में किसी ने भी पढ़ा था सर? अगर पढ़े हो तो बोलो सर, पढ़े हो कि नहीं? यस सर। अगर आप लोग उसको पूरा अच्छे से पढ़ते हो ना, तो फिर आपको पता चलेगा, जैसे शुगर, जो शुगर कहाँ से बनता है सर, आप लोगों को पता होगा, शुगर केन से बनता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं सर, गन्ना, है ना सर, जिसको हम लोग गन्ना बोलते हैं, या बांग्लादेश की बोली हमरा आंख, बंगाली में हम लोग आंख बोलते हैं। ये मणिपुर में क्या बोलते हो ज्योति आप लोग शुगर केन को? चू। चलो सर, बढ़िया लैंग्वेज है, देखो सर कितना लैंग्वेज निकल गया, चू, गन्ना, आंख, शुगर केन इंग्लिश में बोलते हैं। चलो सर, इंग्लिश कॉमन है अभी, शुगर नहीं, वो तो मणिपुरी लैंग्वेज, माइटी लैंग्वेज है, उसको अलग है, उसका कोई कॉन्सेप्ट इसके साथ कनेक्टेड नहीं है। मणिपुरी लैंग्वेज तिब्बतो बारमान लैंग्वेज है, उसका कॉन्सेप्ट थोड़ा अलग होता है, ठीक है। तिब्बतो बारमान मतलब तिब्बत एंड बार्मा, मतलब म्यांमार के साथ कनेक्टेड जो लैंग्वेज है, उसके साथ संस्कृत मिला हुआ है, उनके साथ संस्कृत मिला हुआ है, सब मिलके एक लैंग्वेज बना है, मेइतेई। सही बोला ना ज्योति? ज्योति इतना लैंग्वेज थोड़ी ना पढ़ाई करता है। ज्योति, आप लैंग्वेज लेके पढ़ाई करते हो? नहीं। नहीं सर, छोड़ो। अच्छा देखो सर, अभी लैंग्वेज क्लास नहीं है। अच्छा, आप देख सकते हो सर, धामपुर शुगर, देखो सर मैंने आपको एग्रीकल्चर के बारे में बात किया, ठीक है, कमोडिटी एग्रीकल्चर के बारे में बात किया। आप देख सकते हो यहाँ पर धामपुर शुगर का शेयर देखो एक साल में, और भी है, बलरामपुर चीनी भी है, मैं वो भी बात करूंगा। 100-150 का शेयर है, जस्ट लुक हियर, एक साल में 100 का शेयर 150, 300, 350 में आ गया है। लास्ट ईयर में भी चीनी के बारे में बात हुआ था, जिन लोगों ने उस टाइम पे होल्डिंग किया वो लोग अभी मुझे पूछ रहे हैं सर क्या करें, मैं बोला कि अभी भी स्टे कर सकते हो, बिकॉज रिसेंटली शुगर को लेके एक डिस्कशन हुआ है इथानॉल के बारे में। इथानॉल क्या होता है सर? इथानॉल होता है सर एक तरह का मतलब गैस टाइप का, जो शुगर केन से ही निकलते हैं, जिसको पेट्रोल के साथ मिक्स करके कुछ यूज करना चाहता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। एक अच्छा प्रोजेक्ट है, फॉरेन में भी चला है, तो ये इथानॉल बनता है शुगर केन से। अब इसके कारण मतलब शुगर केन इंडस्ट्री या शुगर केन रिलेटेड इंडस्ट्री में एक अलग ही ग्रोथ आया है। और इसके और एक दूसरा रीजन है कि ब्राजील जो है सर, वो भी बहुत अच्छा शुगर केन बनाता है, लेकिन उनका शुगर केन का एग्रीकल्चर इस साल अच्छा नहीं हुआ है। तो ब्राजील का शुगर केन का एग्रीकल्चर अच्छा नहीं हुआ तो इंडिया को बल्ले बल्ले हो गया। और इथानॉल प्रोडक्शन को लेके शुगर केन से जो इथानॉल का प्रोडक्शन हो रहा है, इसके कारण शुगर केन का जो एग्रीकल्चरिस्ट है, तो फार्मर्स है, एंड शुगर केन के साथ कनेक्टेड जो भी इंडस्ट्रीज है, उनका शेयर में बल्ले बल्ले चल रहा है, ठीक है। जिनका होल्डिंग है, मैं उनको बोला अभी ग्रोथ थोड़ा कम चलेगा, बट होल्डिंग जिनका है, मैं उनको यही बोला कि अभी और थोड़ा ग्रोथ हो सकता है, ठीक है। अभी देखना पड़ेगा, थोड़ा मार्केट को ट्रैक भी साथ में करना पड़ेगा। तो ये एक साल पहले भी शुगर केन को लेके ब्राजील का कनेक्शन था कि ब्राजील अच्छा खासा प्रोडक्शन नहीं कर पा रहा है, तो इंडिया को तो बल्ले बल्ले हो गया है, ठीक है। एक धामपुर शुगर आप देखा, एक और एक कंपनी है, बड़ा कंपनी, ऐसे 2-3 कंपनी अच्छा है। बलरामपुर चीनी, ये देखो सर, बलरामपुर चीनी दिखाई दे रहा है सर आप लोगों को? इसका भी शेयर आप देख सकते हो। इवन ये बहुत ही बड़ा कंपनी है चीनी इंडस्ट्री में, देख सकते हैं। ये भी 100-150 के आसपास है, ये भी शेयर ऑलमोस्ट 322 के आसपास पहुंचा है। और भी कुछ कंपनी से मुझे अभी सारा का सारा याद नहीं आ रहा है। धामपुर, बलरामपुर, श्री रेणुका, ये भी एक अच्छा खासा कंपनी है। श्री रेणुका देखते हैं, सारे के सारे चीनी इंडस्ट्री आप देख सकते हो। श्री रेणुका शेयर प्राइस, ये भी देखो आप, ट्रैक करो इसको भी एक साल में देखो आप, ये भी देखो ऑलमोस्ट 7-8 टका का शेयर था, 7-8 का शेयर था, ये भी देखो सर मूवमेंट लिया है। ये सब चीनी रिलेटेड कॉन्सेप्ट के कारण हो रहा है। अब मेरे को अभी आपको पीछे यही आपको बताना था कि चीनी तो बेसिकली एक कमोडिटी है ना सर, चीनी तो बेसिकली एक एग्रीकल्चरल कमोडिटी है। तो इफ यू नो अबाउट द एग्रीकल्चरल कॉन्सेप्ट, जैसे कॉपर को आपने कहाँ देखा, वो भी तो कमोडिटी है। अब कॉपर रिलेटेड इंडस्ट्रीज जो है, इनका प्रोडक्शन के ऊपर डिपेंड करके रिसेंटली मार्केट में एक कंपनी आया, श्याम मेटालिक्स आ रहा है ना सर, खबर है आप लोगों को?
शेयर एप्लीकेशन कंप्लीट हो चुका है, शेयर एप्लीकेशन कंप्लीट, ये इसके बारे में भी ग्रुप में चर्चा हुआ, ठीक है, मतलब शेयर एप्लीकेशन कंप्लीट हो चुका है, अभी मार्केट में बस लिस्टेशन का काम बाकी है, ठीक है। अब देखना पड़ेगा कि क्या होता है, अलॉटमेंट वगैरह होता है कितना, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। आईपीओ क्लोज हो चुका है, ये देखो सर, श्याम मेटालिक्स, ये अलॉय वगैरह बनाते हैं कॉपर वगैरह से, ठीक है, कॉपर आयरन और इससे ही काम करते हैं, तो कॉपर का यूज बढ़ता है तो कॉपर रिलेटेड कंपनीज का काम भी बढ़ता है। तो इफ यू नो अबाउट कमोडिटी, दैट विल आल्सो हेल्प यू इन स्टॉक मार्केट, डू यू अंडरस्टैंड सर? इफ यू नो अबाउट कमोडिटी दैट विल आल्सो हेल्प यू अबाउट स्टॉक मार्केट। लेकिन सर कमोडिटी वगैरह आप जरूर सीखना, बट बिफोर दैट टेक्निकल फंडामेंटल सीखते सीखते आपको थोड़ा और नॉलेज बढ़ जाएगा, उसके बाद आप धीरे धीरे ये सब धीरे धीरे और भी आप धीरे धीरे अपना एक स्ट्रेटेजी बनाओ, 1-2 साल का एक टाइम ड्यूरेशन लो और धीरे धीरे अपने आप को बनाते जाओ, तो आप भी मास्टर बनोगे सर, मास्टर बनोगे। लेकिन बेसिकली मैं आपको वही बोलने का कोशिश कर रहा हूँ, एंड आफ्टर दैट आप धीरे धीरे अपना खुद का फाइनेंशियल मॉडलिंग कर सकते हो, अपने इन्वेस्टमेंट प्रैक्टिस को बढ़ा सकते हो, खुद के लिए, अपने क्लाइंट के लिए, एवरीथिंग के लिए। तो मोस्ट प्रोबेबली दीज आर दी वन ऑफ द एरियाज जिसके ऊपर आप धीरे धीरे काम करोगे तो आप बन ही जाओगे, ठीक है। अच्छा, अब एक पॉइंट, ज्योति से बात हो रहा था, ज्योति बोल रहा था ना पॉइंट ऑफ व्यू, आप लोग मेरा बात समझ रहे हो सर? ज्योति पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा था, याद है? कुछ देर पहले मैं बोला कि मंडे से शायद ठीक हो जाए, ज्योति क्या बोला? ज्योति ने बोली कि सर नहीं, मुझे लगता है कि मार्केट इतना जल्दी, मतलब स्पेशली अदानी रिलेटेड मार्केट जो गैस पावर जैसे कि इतना जल्दी ठीक नहीं होने वाला है, ये ज्योति का पॉइंट ऑफ व्यू है। अब मैं ज्योति को रॉन्ग नहीं बोल सकता, ठीक है, लेकिन पॉइंट इज दैट सर, ये पॉइंट ऑफ व्यू आप कैसे बिल्ड करोगे? स्टॉक मार्केट समझ तो गए आप लोग, वार्म अप तो आप लोग हो गए आप लोग, ठीक है, मतलब आप बैट्समैन बनने के लिए शॉट खेलना सीख गए, बट कब किस परिस्थिति में कौन सा शॉट खेलना चाहिए, कब स्क्वायर कार्ड मारना है, कब कवर ट्राई मारना है, ठीक है, बॉलर को कैसे फेस करना है, ये सब सीखने के लिए अभी आपको थोड़ा मेहनत करना होगा। इसके ऊपर बेस करके आपका पॉइंट ऑफ व्यू, पिच कैसे समझोगे, पिच में रन बनेगा कि स्लो पिच है कि स्पीड पिच है, क्रिकेट में होता है ना सर, पिच स्लो है, पिच स्पीड वाला है, पिच में ग्रास ज्यादा है, पिच में ग्रास कम है। अरे सही बोल रहे हैं ना सर, जो लोग क्रिकेट समझते हो वो लोग तो जरूर समझ रहे हो। हाँ सर, यहाँ पर है कोई क्रिकेट का समझदार वाले, ठीक है, ये पिच में ग्रास रहने से क्या होता है, ग्रास कम होने से क्या होता है, स्पिनिंग ट्रैक में क्या होता है, ये सब क्रिकेट का फंडामेंटल है सर, ठीक है। तो एग्जैक्टली यहाँ पर भी जैसे क्रिकेट में भी पॉइंट ऑफ व्यू होता है, वैसे ही स्टॉक मार्केट में भी पॉइंट ऑफ व्यू होता है, लेकिन इसके लिए आपको मतलब धीरे धीरे आपका एक्सपर्टाइज बिल्डअप करना चाहिए। So in order to be successful in markets, what according to you is the single most important factor? Success in market is easily defined. If you make money consistently, अगर आप पैसा बनाते जा रहे हो consistently, successful होते जा रहे हो, then if you don't even know, अगर आप नहीं बनाते हो तो आप अच्छा सक्सेसफुल नहीं हो। लेकिन यही बात है सर, ये पॉइंट ऑफ व्यू आप कैसे रेस करोगे? अगर आप विराट कोहली बनना चाहते हो तो कैसे विराट कोहली बनोगे? अगर आप एटलीस्ट चेतेश्वर पुजारा बनना चाहते हो तो कैसे बनोगे? वो भी कुछ कम नहीं है। अगर आप अजिंक्य रहाणे तो बन के दिखाओ सर, वो भी कैसे बनोगे सबका। अब अगर आप ऋषभ पंत बनना चाहते हो वही बन के दिखाओ। तो खेल रहा है सर क्रिकेट, इसलिए थोड़ा क्रिकेटर का नाम ले रहा हूँ क्योंकि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप चल रहा है। गॉड को प्रे करो और मतलब सब कोई अच्छा खेले और इंडिया टेस्ट वर्ल्ड कप जीत ले। लेकिन सर पॉइंट ऑफ व्यू इज एन आर्ट ऑफ डेवलपिंग सेंस ऑफ डायरेक्शन ऑन स्टॉक और द मार्केट इन जनरल। If you think the stock is going up, your point of view is bullish, hence you would be buyer of the stock. Likewise, if you think the stock is going down, your point of view is bearish, therefore you would be a seller of the stock. अब सर पॉइंट ऑफ व्यू ही तो है जिसको जो मार्केट को बनाते हैं। किसी को लगता है मार्केट अप होगा, किसी को लगता है मार्केट डाउन होगा। अब ये अप और डाउन के खेल में कौन किसका पॉइंट ऑफ व्यू मैक्सिमम टाइम सही हो रहा है, इसी में जीत है। Having said that, how do you actually develop a point of view? आप कैसे समझोगे कि डाउन होगा कि अप होगा? कैसे समझोगे? बेसिक आपको ये नॉलेज तो नहीं देता सर। बेसिक आपको स्टॉक मार्केट के बारे में बताते हैं, स्टॉक मार्केट का ओवरऑल ओवरव्यू के बारे में बताते हैं। स्टॉक बाई सेल करना भी सिखा देता है, इवन स्टॉप लॉस को भी सिखा देता है कि स्टॉप लॉस यूज किया जाता है, लेकिन कब कहाँ कैसे ये तो नहीं सिखाता। हाँ सर, क्या बेसिक आपको ये सब सिखा सकता है? बेसिक बोलो ना, इज दिस पॉसिबल फॉर बेसिक? हेलो, ये सब सवाल का जवाब बेसिक में नहीं मिलता, तो फिर ये सब जवाब कहाँ मिलेगा? जैसे ज्योति है, ज्योति रोशनी, किसी का भी आवाज मुझे नहीं आ रहा है। ज्योति कैंडल पहचान पाओगे अगर बताओगे, पूछेंगे तो? अनिमेश भी है, अनिमेश भी पहचान सकता है। हाँ सर, आज का छोड़ के आज का और लास्ट क्लास का। ज्योति को आज का चाहिए,
ज्योति चलो आज का ही बता दो, आज हम लोग क्या पढ़े ज्योति सुबह वाला क्लास में? पेपर अम्ब्रेला में हैंगिंग मैन और हाँ। शूटिंग स्टार। पेपर अम्ब्रेला में हैंगिंग मैन, यहाँ पर हैंगिंग मैन दिखाई दे रहा है, जल्दी बोलो। ये अदानी पोर्ट का शेयर मैंने ऑन करके रखा सर, लास्ट 15 मिनट्स का चार्ट से फिर प्रीवियस डे का अदानी पोर्ट का शेयर है सर, ठीक है। 15 मिनट का एक कैंडल स्टिक्स है, यहाँ पर कैंडल स्टिक सर 15 मिनट्स, 1 मिनट से लेके 1 मंथ तक का कैंडल बनता है। जो लोग बेसिक समझते हो उनके लिए बता रहा हूँ सर, जो लोग टेक्निकल पढ़ते हो दे ऑल नो, यहाँ पर ज्यादा लोग हैं नहीं टेक्निकल वाले, बट फिर भी बोल रहा हूँ मैं। 1 मिनट से लेके 1 मंथ तक का कैंडल है यहाँ पर, ठीक है। मतलब आप जैसे चाहोगे वैसा कैंडल फॉर्म होगा, ठीक है। लेकिन करंटली मैं यहाँ पर 15 मिनट्स वाला यूज कर रहा हूँ, और उसके अंदर यहाँ पर अलग अलग कैंडल है सर। इसमें ऑलमोस्ट 20-25 टाइप्स ऑफ मैक्सिमम हो सकता है। फेमस जो है सर वो 15-16 टाइप ऑफ कैंडल है, जिसका अलग अलग कैरेक्टर है, और वो कैरेक्टर के हिसाब से मार्केट में ट्रेडिंग होता है। जैसे पेपर अम्ब्रेला का क्या कैरेक्टर है, हैंगिंग मैन का? हैंगिंग मैन का क्या कैरेक्टर है ज्योति, बोलो। अपर बॉडी वो होता है। हाँ, मैं थोड़ा सा बता रहा हूँ सर, थोड़ा सा बता रहा हूँ कि पेपर अम्ब्रेला जो होता है ना, उसका अपर बॉडी स्मॉल होगा, और उसका जो शैडो है ना, लोअर शैडो लंबा होता है, 2 गुना से भी ज्यादा लंबा होगा, 2 गुना से भी ज्यादा लंबा होगा। और वो अगर आप, वो हमेशा कहाँ मिलेगा आपको, अप ट्रेंड में मिलेगा, ठीक है। मतलब प्रायर ट्रेंड क्या होना चाहिए, बुलिश या बियरिश? प्रायर ट्रेंड क्या होना चाहिए, बुलिश या प्रायर ट्रेंड बुलिश होना चाहिए। मतलब पुराना ट्रेंड जो है वो बुलिश होना चाहिए, लाइक दिस, ठीक है। अगर प्रायर ट्रेंड बुलिश हो तो अपर ट्रेंड के टॉप पोजीशंस पे या थोड़ा सा लोअर ट्रेंड में आपको पेपर अम्ब्रेला दिखता है, जिसको हैंगिंग मैन बोलते हैं सर। अब हैंगिंग मैन जब फॉर्म होता है ना, मार्केट क्या होता है, बेरिश होता है। हैंगिंग मैन जब फॉर्म होता है मार्केट बेरिश होता है, एटलीस्ट कम से कम अगला 2-3 सेशन। ये 15 मिनट्स का चार्ट है, तो 1-1 मिनट में, 2-2 मिनट में, 3-3 मिनट में मार्केट में ट्रेड इनिशिएट हो जाता है। तो जैसे ही इस तरह का कंफर्मेशन मिलता है कि हैंगिंग मैन फॉर्म हुआ है, ये हैंगिंग मैन है ना ज्योति, मैंने सही चूज किया ना सर? ठीक है, हैंगिंग मैन। थोड़ा सा कभी कभी कंफ्यूजन मुझे भी हो जाता है, क्योंकि सारा दिन आंख कंप्यूटर में लगा रहता है ना, मैं भी कभी कभी धुंधला जाता है। तो हैंगिंग मैन में क्या होता है कि जब भी हैंगिंग मैन अपर ट्रेंड में फॉर्म होता है कि मार्केट डाउन ट्रेंड जाता है अगला 2-3 सेशन। इसमें क्या होता है, जो लोग सर डाउन ट्रेंड में शॉर्ट सेल करता है, आप लोगों को पता है सर, जो लोग बेसिक भी पढ़े हो दे आल्सो नो व्हाट इज शॉर्ट सेलिंग। क्या सबको पता है शॉर्ट सेलिंग क्या होता है? स्नेहाशीष, अरिजीत, कोई भी बोल सकते हो सर, व्हाट इज शॉर्ट सेलिंग? शॉर्ट सेलिंग में क्या होता है? ज्यादा दाम में सामान बेच दिए, कम दाम में खरीद लिए। पहले सेल करना पड़ता है, बाद में बाय करना पड़ता है। हाँ, मतलब दैट इज द मेन पॉइंट कि फर्स्ट लेग में बाय करो, जैसे नॉर्मल में नहीं होता ना सर, फर्स्ट लेग में सेल होता है, पहले सेल बाद में बाय। ये हम लोग बेसिक में पढ़ा सर, अगर किसी ने मिस किया था तो उनको मैं याद दिलाना चाहूंगा कि आप जो हो सके तो शॉर्ट सेलिंग का फिर से क्लास देखो। पहले सेल करना पड़ता है, बाद में बाय करना पड़ता है, सेम डे पे होना चाहिए, इंट्राडे के अंदर होना चाहिए। तो ये शॉर्ट सेलिंग ऐसे होते हैं, इनमें प्रॉफिट बुक करते हैं, ठीक है। तो मार्केट डाउन ट्रेंड में भी प्रॉफिट बुक किया जाता है। ऐसे अलग अलग कैंडल है सर, ऐसे जैसे अभी बात कर रहे हैं सर, हैंगिंग मैन, पेपर अम्ब्रेला, मारुबोजू, शूटिंग स्टार, इवनिंग स्टार, बहुत सारे हैं। मैं आपको क्या बताऊं, इंगल्फिंग पैटर्न, अभी सारा का सारा तो मैं बोल नहीं सकता, बोलूंगा तो मैं भी पागल हो जाऊंगा, ठीक है। इसका चर्चा तो मैं टेक्निकल पे ही आप लोगों के साथ कर सकता हूँ। लेकिन सर आप कहना क्या चाहते हो? मैं बस यही कहना चाहता, जो लोग डे टू डे बेसिस में मार्केट में ट्रेडिंग करता है ना सर, डे टू डे ट्रेड करके जो मार्केट से पैसा कमाते हैं, ठीक है, आप लोग सुनते होंगे कि सर मार्केट में ट्रेडिंग कर रहा है डे टू बेसिस में, तो वो लोग किस तरह से पैसा को बिल्ड करते हैं या फिर किस तरह से डे टू डे मार्केट में प्रॉफिट बुक करते हैं, उनका एक ही खेल है सर, दैट इज कैंडलस्टिक्स। लेकिन नॉट जस्ट कैंडलस्टिक्स, कैंडलस्टिक्स के साथ और भी केसेस है, लाइक एमएसीडी, फिबोनाची सीरीज, बहुत सारा कॉन्सेप्ट है, डाउ थ्योरी, ये सब सीए फाइनल में भी पढ़ाता हूं मैं सर, ठीक है। तो उसका फाइनेंशियल मैनेजमेंट में भी लोगों को पढ़ाया जाता है, डाउ थ्योरी, फिबोनाची सीरीज, एमएसीडी, इवन ये सब चार्ट कैंडल के बारे में भी सीए के कोर्स में पढ़ाया जाता है, सीएसीएमए के कोर्स में। तो नॉट जस्ट इन योर स्टॉक मार्केट पढ़ाई, इवन इन सीए कोर्स, सीएमए कोर्स में भी इसके बारे में डिस्कशन किया गया है, ओके। तो ठीक है, अभी मैं सीए के बारे में ज्यादा बोलूंगा नहीं, बट यहाँ पर क्योंकि मैक्सिमम लोग ये सब पढ़ाई के साथ कनेक्टेड है, दैट्स व्हाई मैंने थोड़ा बोल दिया। तो कहना क्या चाहते हैं सर, बस इतना कहना चाहते हैं कि अगर आप स्टॉक मार्केट में डे टू डे ट्रेडिंग में एक्सपर्ट बनना चाहते हो, नॉट जस्ट डे टू डे ट्रेडिंग, टेक्निकल किसको सीखना चाहिए, डे टू डे ट्रेडिंग के लिए सीखना चाहिए आपको, और साथ में
अगर आप मार्केट का ट्रेंड को समझना चाहते हो, मार्केट ट्रेंड को अगर आप समझना चाहते हो तो उसके लिए भी आपको टेक्निकल सीखना चाहिए। ट्रेंड मतलब जैसे अचानक मार्केट अप हुआ, अचानक मार्केट डाउन हुआ, और नॉट जस्ट फॉर एक दिन, इवन आप देख सकते हो 1 मंथ का भी कैंडल होता है। दिखाई दे रहा है आप लोगों को, फॉर्म हो रहा है, देखो ये 1 मंथ का है, यहाँ पर सारा का सारा जो डेटा है ना ये सब मंथली कैंडल बना है। जो लोग स्विंग ट्रेडर होता है ना सर, स्विंग ट्रेडर, वो लोग 1 वीक से लेके 1 मंथ के बीच में ट्रेडिंग इनिशिएटिव करते हैं, 1 वीक से लेके 1 मंथ के बीच में, तो उनके लिए भी कैंडल फॉर्म होता है। ठीक है, ये देख सकते हो आप, ये सब मंथली डेटा है। ये देखो, ये 2018 से लेके 19 का कैंडल है ये सब, ये 19 से लेके 20 का कैंडल है ये सब, ये 20 से लेके 21 का कैंडल है ये सब, और ये 21 ऑनवर्ड चल रहा है। ये किसका है? सब अदानी पोर्ट का बाद मैं निकाल के रखा हूँ। ठीक है, ये सब अदानी पोर्ट का है। ठीक है, देख रहे हैं सर आप लोग, ये सब अदानी पोर्ट का डिटेल्स है। दिखाई दे रहा है आप लोगों को? तो ये कैंडल आप मंथली बेसिस में, वीकली बेसिस में, 1 मिनट के बेसिस में, अगर आप स्काल्पर हो, 1 मिनट का ट्रेड कौन लेता है? जो स्काल्पर होता है सर। स्काल्पर कौन होते हैं? ये भी मैंने बेसिक में पढ़ा है आप लोगों को। जो स्काल्पर होते हैं ना वो लोग सर पर मिनट में ट्रेड लेता है, पर 5 मिनट में, 2 मिनट में, 3 मिनट में, 10 मिनट में। स्काल्पर ट्रेडिंग जो शॉर्ट ड्यूरेशन में ट्रेड लेता है, 30 मिनट तक का ट्रेडिंग चलता है उनका। जो लोग थोड़ा लंबा ट्रेडिंग इंट्राडे में खेलता है, लाइक 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 1 दिन का, ठीक है, तब वो 1 दिन के बेसिस में करेगा। लेकिन जैसे 1 हफ्ता, 1 मंथ हो जाए तो उनको स्विंग ट्रेडर बोलते हैं। सारे के सारे खेल में पैसा बनाया जाता है सर। ऑल द ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट विल गिव यू मनी इफ यू कैन मतलब गेट सम मास्टर मतलब एक्सपर्ट नॉलेज फ्रॉम दिस पॉइंट ऑफ व्यू। अगर आप इस तरह का पॉइंट ऑफ व्यू बिल्ड कर सकते हो, उसके लिए आपको कैंडल समझना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, तब आप डे टू डे मार्केट ट्रेंड को समझ पाओ। ठीक है, बहुत लोग सोचते हैं कि नहीं सिर्फ ट्रेडर बनने के लिए ही करना पड़ता है। नहीं सर, नॉट जस्ट फॉर ट्रेडर, नॉट जस्ट फॉर ट्रेडर, also for the understanding the market trend, market growth, each and everything. Even जो लोग इन्वेस्टमेंट करता है उनके लिए भी एक सही कॉन्सेप्ट है कि कब मार्केट में बाई करना चाहिए, when to buy and when to sell. ऑब्वियसली बाई कब करना चाहिए? वीकनेस में भी, स्ट्रेंथ पे। मार्केट के वीकनेस पे बाई करोगे कि मार्केट के स्ट्रेंथ पे बाई करोगे? प्लीज टेल मी सर, बाई कब करना चाहिए? वीकनेस पे। ऑब्वियसली सर, बाई वीकनेस पे होना चाहिए। तो आपको वो वीकनेस पॉइंट ढूंढना चाहिए कि कौन सा वीकनेस सबसे लेटेस्ट वीकनेस है। अगर आप वीकनेस पे बाय करोगे तभी तो आप ज्यादा प्रॉफिट कमाओगे। वीकनेस पे तो ये वीकनेस ढूंढना है आपको, ये वीकनेस आपको ढूंढना है कि व्हेन इज द मार्केट गेट, जैसे कि अभी अदानी का हुआ है, अब कितना दिन तक ये चलेगा, तो उसका वीकनेस यू हैव टू फाइंड आउट, एंड फिर जाके सेल कब करना चाहिए? जब मार्केट स्ट्रेंथ में रहे। सेल हमेशा स्ट्रेंथ में करना चाहिए। अब वही आपको फाइंड आउट करना है कि कब मार्केट स्ट्रेंथ में रहेगा। अब टेक्निकल फंडामेंटल तो मैच मतलब टेक्निकल फंडामेंटल एक सब मिल जाता है एक टाइम पे जाके। लेकिन इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड डेली ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट, डेली ट्रेडिंग मतलब ट्रेंडिंग कॉन्सेप्ट, देन उसके लिए आपको टेक्निकल का नॉलेज जरूर बिल्ड करना चाहिए। कब बाय करना है, कब सेल करना है, कब एग्जिट करना है, कब लेना है, कब छोड़ना है, ये सब जवाब आपको टेक्निकल बताता है। ठीक है, जो टीवी में एनालिस्ट लोग बैठ के बताते रहते हैं ना सर, एग्जैक्टली यही बताते हैं। इवन नॉट जस्ट दैट, आप अगर न्यूज चैनल देखोगे तो वहां पर स्टॉप लॉस का डिटेल्स भी बताते हैं। हम लोग वो भी सीखते हैं ना ज्योति, स्टॉप लॉस कहाँ लगाना चाहिए अनिमेश? यस। स्टॉप, हाँ, ईच एंड एवरी कैंडल का अलग अलग स्टॉप लॉस का कॉन्सेप्ट होता है सर। मतलब ऐसा नहीं कि हर चीज में एक ही स्टॉप लॉस होता है। आप लोग बेसिक्स में स्टॉप लॉस का कैलकुलेशन सीखे कि नहीं सीखे? स्टॉप लॉस का कैलकुलेशन आप लोगों ने सीखा, ट्रिगर प्राइस देना, स्टॉप लॉस लगाना, ये सर नो सर बोलिएगा। हेलो, यस है ना? लेकिन सर वो स्टॉप लॉस का कैलकुलेशन का क्या मेथड होगा, कहां पर स्टॉप लॉस लगेगा, वो डेटा तो आपको टेक्निकल में ही बताना पड़ेगा। ठीक है, बिकॉज ईच एंड एवरी कैंडल का स्टॉप लॉस का कॉन्सेप्ट अलग होता है सर। ठीक है, ईच एंड एवरी कैंडल का स्टॉप लॉस का कॉन्सेप्ट अलग होता है, वो मार्केट चार्ट मतलब पैटर्न के साथ फॉर्म होता है। दैट्स व्हाई। अब सर फंडामेंटल क्या होता है? सर फंडामेंटल एनालिसिस ऑलरेडी बहुत लोग करते हैं, आई नो, जैसे कि अनिमेश, विक्रांत, ज्योति, रोशनी, दे ऑल आर इन फंडामेंटल क्लास आल्सो। उनको पता है इसलिए मैं उनका नाम ले रहा हूँ, और कोई रीजन नहीं है। तो फंडामेंटल एनालिसिस में क्या सीखते हैं हम लोग फंडामेंटल में कंपनी का पीएल को रीड करते हैं, कंपनी के बैलेंस शीट को रीड करते हैं। ठीक है, जैसे अगर मैं आपको थोड़ा सा दिखाऊं फंडामेंटल लेवल का कॉन्सेप्ट, तो फंडामेंटल एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस में दोनों एक साथ बात करता हूं, बिकॉज फंडामेंटल एंड क्वांटिटेटिव दोनों एक साथ ही बात करता है। जैसे अगर आप फंडामेंटल बेस्ड एनालिसिस को पढ़ना चाहते हो, देखो यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि एक दो लाइन में फंडामेंटल क्या काम करता है। जस्ट लुक हियर, द क्वार्टरली नंबर लुक इंप्रेसिव,
The company has reported a 25% top line and 15% bottom line growth. Please read this line. न्यूज में ऐसे ही आते हैं. The company has reported 25% top line, 15% bottom line. क्या समझे आप लोग? तो मुझे इस लाइन का मतलब बता सकते हो? Anybody? मैं बहुत खुश हो जाऊंगा. $25% टॉप लाइन एंड 15% बॉटम लाइन ग्रोथ, इसका मतलब क्या है? ये एक फंडामेंटल बात है सर, कंपनी रिलेटेड. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? बोल पाओगे सर किसी, कोई भी? हाँ सर, भूल गए सर. सर ये बॉटम लाइन और आपका अप लाइन का मतलब लाइन मार्जिन से रिलेटेड है. हाँ सर, ऑब्वियसली प्रॉफिट से रिलेटेड है. वेरी गुड सर, प्रॉफिट से रिलेटेड है. बॉटम लाइन मतलब बेसिकली अर्निंग. ओके, दैट इज प्रॉफिट. बॉटम लाइन मतलब प्रॉफिट और टॉप लाइन मतलब सेल और रेवेन्यू. मतलब कंपनी रेवेन्यू कमाते हैं, फिर रेवेन्यू से एक्सपेंस हटाते हैं, फिर कंपनी को क्या मिलता है? इनकम मिलता है. तो कंपनी का जो अर्निंग या प्रॉफिट का डिटेल्स है उसको बोलते हैं सर बॉटम लाइन ग्रोथ, और जो सेल और रेवेन्यू है उसको बोलते हैं टॉप लाइन ग्रोथ. यू ऑल अंडरस्टैंड दिस पॉइंट? हाँ सर, क्या आप लोगों को समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ. देखो सर, कंपनी के एनुअल रिपोर्ट एक मैं आपको साथ जरूर अभी शेयर करता हूँ. 2 सेकेंड सर. कहाँ चला गया? रिपोर्ट ओपन था. एक सेकेंड. ये सर एक एमआरएन बैटरीज का, ये मैं फंडामेंटल क्लास में भी यूज करता हूँ, तो मेरे कंप्यूटर में हमेशा रहता है, तो मैं उसी को दिखा दिया, कोई बात नहीं. तो ये जो रिपोर्ट है सर, ये 2019-20 का रिपोर्ट है. ठीक है, ये 19-20 की रिपोर्ट में कंपनी का, कोई भी कंपनी का फंडामेंटल निकालो. ठीक है, मतलब बेसिकली एनुअल रिपोर्ट जो एक्चुअली एज एन चार्टर्ड अकाउंटेंट इसको रिपोर्ट बनाते हैं, कंपनी सेक्रेटरी इस रिपोर्ट में साइन करते हैं, तब जाके एनुअल रिपोर्ट मार्केट में आता है सर, आपको बता दूं. ठीक है, विदाउट चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड कॉस्ट अकाउंटेंट के कैलकुलेशन के बिना और कंपनी सेक्रेटरीज के परमिशन के बिना एनुअल रिपोर्ट मार्केट में छपेगा नहीं. ठीक है, ऑडिटर का रिपोर्ट के बिना मार्केट में एनुअल रिपोर्ट आएगा नहीं. इवन इसके अंदर जो भी पीएल बैलेंस शीट का डेटा होता है वो सभी ऑडिट होके आते हैं. अगर बहुत बड़े कंपनीज है तो चार्टर्ड का ऑडिट तो मस्ट फॉर एवरी कंपनी. इवन अगर बहुत ही बड़े कंपनीज है तो इनके केस में सेक्रेटरियल ऑडिट लाइक सीएस का ऑडिट भी मस्ट होता है. मैं आपको बता के रखूं सर. तो एक्चुअली यहाँ पर बहुत लोग हैं जिनको, जो लोग ये सब पढ़ाई करते हो, दैट्स व्हाई मैं सोचा कि आप लोगों के साथ ये सब कॉन्सेप्ट शेयर करना चाहिए. अब यहाँ पर अगर थोड़ा सा नजर डालो तो यहाँ पर आपको कुछ डिटेल्स दिखाई दे रहा होगा, फंडामेंटल डिटेल्स. क्या दिख रहा होगा? कंपनी का नेट सेल्स दिख रहा है सर. सेल्स क्या होगा? अपलाइन मतलब टॉप लाइन है कि बॉटम लाइन है? ये सेल्स कंपनी का टॉप लाइन डेटा है. सेल्स मतलब रेवेन्यू सर, सेल्स मतलब रेवेन्यू. ठीक है, यहाँ से कंपनी का खर्चा होता है, तब जाके कंपनी को प्रॉफिट मिलता है. ये देखो सर, EBITD है, मतलब अर्निंग बिफोर टैक्स, डिप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन. ये डेटा से भी आप कंपनी का डिटेल्स कैलकुलेट कर सकते हो. EBITD मार्जिन भी कंपनी का स्टॉक प्राइस के इंपैक्ट देता है. लॉन्ग टर्म ग्रोथ को समझने के लिए दिस इज वेरी यूजफुल. इवन यू कैन सी हियर फ्रॉम 2015-16 से लेके 2019-20 में एमआरएन बैटरीज का ग्रोथ देखो आप. एमआरएन बैटरीज का ग्रोथ फ्रॉम दी 2015-16 से लेके 19-20 में ग्रोथ देखो आप. नेट सेल्स में, नेट सेल्स इज अ टॉप लाइन ग्रोथ. ओके, EBITDA से टाइप ऑफ प्रॉफिट, बट इसमें से अभी सरकार मतलब कंपनी ने अपने इंटरेस्ट नहीं दिया, डिप्रिसिएशन को राइट ऑफ नहीं किया, टैक्स को अभी पेमेंट नहीं किया. फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है, अकाउंट्स एंड फाइनेंस रिलेटेड पैटर्न है. प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, इसका भी डेटा आप देख सकते हो, जो रियल प्रॉफिट है. प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मतलब सरकार को टैक्स देने के बाद शेयर होल्डर के लिए भी जो बचता है. सो वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सर, पैट मार्जिन. विक्रांत, याद आ रहा है पैट मार्जिन? यस सर. ये पैट मार्जिन के थ्रू से हम लोग कंपनी का ग्रोथ को फाइंड आउट करते हैं, और ये जिसका ग्रोथ अच्छा रहेगा ना, उसका स्टॉक में प्राइस में भी आपको मूवमेंट दिखेगा. इसके साथ साथ दीज आर द एनालिसिस, ये सब आप लोगों को मनी कंट्रोल वगैरह में देखने को मिलेगा. बट सर देखने से क्या होता है? देख के आप थोड़ा बहुत बस देख ही सकते हो, बट आपको इसका अंदर का समझ होना चाहिए, जो कंपनी के पीएल बैलेंस शीट के अंदर से आता है. कहीं बार अगर गलत बात भी हो जाए तो आप समझोगे कैसे? इसके लिए आपको एनुअल रिपोर्ट रीड करना होगा. दैट इज ऑल अबाउट फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ एनी कंपनी. नेट वर्थ देखो, नेट फिक्स्ड एसेट देखो, नेट करेंट एसेट देखो, ये सब चर्चा जो होता है ना, ये तो बस कुछ ही पॉइंट यहाँ पर हाइलाइट्स में है. बाकी डिटेल्स तो कंपनी का पूरा पीएल बैलेंस शीट शो करेंगे तो भी निकल के आ जाएगा.
अगर मैं आपको बस थोड़ा सा एक चीज बताता हूँ, अगर आपने देखा कि किस तरह से इसका नेट सेल्स और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन में ग्रोथ हुआ है, किसका, एमरन बैटरीज का। चलो देखते हैं एमरन बैटरीज का कंपनी का, थोड़ा सा मैं देखता हूँ कि यहाँ पर हमें मिलता है कि नहीं मिलता, जरूर मिलना चाहिए। आई विल ट्राई टू शो यू एमरन बैटरीज। रिसेंटली कंपनी का कुछ न्यू प्रोजेक्ट आया है सर। बैटरी बिजनेस में जैसे एक्साइड है वैसे एमरन भी है सर। एमरन और एक्साइड दोनों कंपटीटर बिजनेस है, दोनों ही अच्छा कंपनी है। एमरन, अमरा राजा दिखाई दे रहा है आप लोगों को, अमरा राजा? हाँ सर, अगर आप लास्ट एक मंथ में अमरन को देखते हो, ये तो चार्ट कैंडल है। अगर मैं इस व्यू को डिस्प्ले में कैंडल से नहीं चार्ट से बताता हूं, पहले चार्ट स्टाइल, बार, कलर्ड बार, लाइन चार्ट से देखते हैं। ठीक है, दिखाई दे रहा है ना सर लाइन? ये 1 मंथ का है, ठीक है, ये 1 मंथ का लाइन चार्ट है। क्या आप लोगों को दिखाई दे रहा है सर? यस सर। इसको बड़ा करता हूँ मेरे को, रुको सर, फॉर्म हो रहा है, फॉर्मेशन चल रहा है कंपनी का। देख पा रहे हैं सर आप लोग? जस्ट लुक सर 2000, अगर आप लोग अभी जो डेटा मैंने आपको शो किया ये ऑलमोस्ट 15-16 से है, तो दिस इज द 15-16 एरिया। 15-16 में कंपनी का स्टॉक 250 समथिंग चल रहा था, अभी कंपनी का स्टॉक ऑलमोस्ट कहाँ है सर? कंपनी का स्टॉक अभी थोड़ा अप डाउन चल रहा है लास्ट कुछ सालों में, मतलब 2019-20 में थोड़ा अप डाउन हुआ है, बट अगर ओवरऑल देखा जाए तो कंपनी का स्टॉक करेंटली तो 748 है, नॉट द ऑल टाइम हाई, बट हाईएस्ट कहां तक गया है सर कंपनी? 941, नहीं नॉट दैट, 1008 सर, 1008 कंपनी का गया था। उसके बाद लेटेस्ट में कंपनी 2021 में 948 के आसपास कंपनी का शेयर मूव किया है सर, वो भी 15-16 के बाद से। ठीक है, आप देख पा रहे हो, इसका मतलब कि कंपनी का जो सेल का डेटा, EBITDA का डेटा, फंडामेंटल लेवल में आप देख पा रहे हो कि कंपनी का ग्रोथ कैसे हुआ है। क्या दिखाई दे रहा है सर आप लोगों को? हाँ सर, दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है? बोलो। यस सर। समझ में आ रहा है ना? ये मैंने लाइन चार्ट से आप लोगों को शो किया, ठीक है। तो लाइन चार्ट ट्रेंड समझने के लिए बड़ा काम आता है, कैंडल स्टिक्स तो सर ट्रेडिंग के लिए बहुत काम आता है। तो दीज आर द एरिया सर, दीज आर द एरिया। कंपनी का पूरा ये जो मैंने आपको एनुअल रिपोर्ट शो कर रहा था, जो लोग अकाउंट्स का पढ़ाई करते हो, लाइक चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरीज, कॉस्ट अकाउंटेंट, उनके लिए बड़ा ही हेल्पफुल है सर। क्यों हेल्पफुल है? बिकॉज वो लोग ऑलरेडी इसका पढ़ाई भी करता है, और जब इनके सामने कंपनी का पीएल बैलेंस शीट आ जाएगा तो वो भी इसको पढ़ सकता है, और साथ में अगर फंडामेंटल लेवल का एनालिसिस भी सीखता है तो वो कंपनी का पीएल बैलेंस शीट को रीड कर सकता है। रीड मतलब क्या, गो थ्रू करना नहीं सर, किसी कंपनी का शेयर को खरीदने से पहले उसके बारे में एनालाइज करना, तभी तो एक्सपर्ट बनोगे सर। झुंझुन वाला ऐसे ही झुंझुन वाला नहीं बना, झुंझुन वाला ऐसे ही झुंझुन वाला नहीं बना, वॉरेन बफेट ऐसे ही वॉरेन बफेट नहीं बना। ये लोग कंपनी का इस तरह का फंडामेंटल लेवल का एनालिसिस सीखा, तभी जाके ये लोग बन पाया। इवन आप लोग एग्री करोगे, मैं तो कुछ कहानी बना के नहीं बोल रहा हूँ, और ये कोई तुक्काबाजी भी नहीं चल रहा है, ठीक है। तो ये बैलेंस शीट का डेटा है, जहां पर आपको एसेट का डिटेल्स, इक्विटी एंड लायबिलिटीज का डिटेल्स, यू ऑल डू दिस इन अकाउंटेंसी, जो लोग अकाउंट्स पढ़ते हो, इवन जो लोग नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड से, जैसे कि विक्रांत नॉन कॉमर्स है। विक्रांत, तेरे को समझ आता है जब हम लोग फंडामेंटल पढ़ते हैं? यस सर। इसका मतलब क्या है सर, कि नॉट जस्ट कि जो लोग कॉमर्स पढ़ते हैं उन्हीं को सीखने का हक है, ऐसा बात नहीं है। जो कॉमर्स नहीं पढ़ा है वो भी सीख सकता है, जो पढ़ाई छोड़ दिया है वो भी सीख सकता है। मतलब ऐसे कई बार लोग सोचते हैं सर कि फंडामेंटल नहीं, सीरियसली मार्केट में सोच है, आप खबर रखो, आपको पता चलेगा कि स्टॉक मार्केट सीखने के लिए, स्पेशली फंडामेंटल सीखने के लिए आपको कॉमर्स का पढ़ाई करके आना चाहिए। अरे सर, मार्केट में अगर आप बीकॉम एमकॉम देखो तो एकदम भरा पड़ा का मेला लग चुका है बीकॉम एमकॉम का। नहीं लगा मेला सर? आप ही लोग बोलो ना, क्या मार्केट में बीकॉम एमकॉम का मेला नहीं लगा है? क्या बीकॉम एमकॉम वाले पीएल बैलेंस शीट पढ़ा नहीं है कभी? प्लीज टेल मी, क्या मैं अगर कुछ गलत बोलूं तो सर सुधार दीजिएगा मुझे। हाँ सर, क्या मैं गलत बोल रहा हूँ? बोलो ना सर, बोलो ना। हाँ सर। लेकिन फिर भी समझ क्यों नहीं आता? बिकॉज उस लेवल में हम लोग पढ़ते कहाँ हैं? हम लोग तो सिर्फ पास करने के लिए पढ़ते हैं। पास तो हो जाते हैं, बट जब पास, एक्चुअल पास का बात आए तब पास तो नहीं हो पाते, ठीक है। जब सच में ये सब चीज लाइफ में काम आने वाला होता है तब उम्र बढ़ जाता है, और उम्र बढ़ने के साथ साथ और पढ़ने का मौका नहीं मिलता। ये गलती मत कीजिएगा सर। स्टूडेंटशिप को एंजॉय कीजिए, और जितना सीखने का मौका मिलता है सीख लीजिए।
क्या पता सर आगे आपको फ्यूचर में इतना पढ़ने का मौका ना मिले, इसीलिए बोल देता हूँ सर, पढ़ने का मौका मिल रहा है तो पढ़ लो सर, बाद में जाके वो होता है ना सर, वो बोलते हैं कि फिर बूढ़ा आंवल लेके बैठ जाओगे, ऐसा ना हो कभी किसी के साथ, ठीक है। अगर मौका है, भगवान साथ दे रहा है, फाइनेंशियली भी साथ है, तो फिर यूज कर लेना चाहिए, नहीं तो जब भगवान बोलेगा तभी कर लेना। तो पीएल बैलेंस शीट को रीड करना, उसका रेवेन्यू एक्सपेंस का डेटा को फाइंड आउट करना, इक्विटी लायबिलिटी को रीड करना, नॉट जस्ट दैट, कंपनी का कैश फ्लो रीड करना, कैश फ्लो बनाना तो आप लोग सीख रहे हो, मुझे पता है, इवन सीएस एग्जीक्यूटिव की क्लास में चल रहा है ना सर कैश फ्लो स्टेटमेंट। ज्योति है, ज्योति, रोशनी, आप लोग है? हाँ सर। कैश फ्लो ही सिखा रहा है ना मैम अभी? हाँ। तो बस देखो, अब ये तो वहां पर आप सीख रहे हो, लेकिन हम लोग इसको क्या करते हैं सर, इसको हम लोग एनालाइज करना सीखते हैं। वहां पर तो आप, वहां पर भी आप लोग एनालाइज ही करते हो, बट उसके साथ साथ इसका स्टॉक मार्केट में क्या इम्पैक्ट है, ये फंडामेंटल में बहुत जरूरी होता है, ठीक है। मतलब वहां पर आप कैलकुलेशंस कर रहे हो, एग्जाम के लिए पढ़ रहे हो, एवरीथिंग इज ओके, बट यहाँ पर आपको कंपनी का डिटेल्स के लिए क्या होता है, सब रियल लाइफ में काम आता है सर, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। यस सर, इवन जैसे अभी अदानी का चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर बहुत कुछ बोल रहे थे। चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर कौन होते हैं? नॉर्मली चार्टर्ड सीएमए वगैरह ज्यादा होता है सर, सीएस वगैरह, ठीक है। तो वो क्या बोलते हैं कंपनीज के बारे में, एवरीथिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर स्टॉक मार्केट डिसीजंस, एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट। तो ये जो मैंने आपको बोला, दिस इज नॉट जस्ट फंडामेंटल, दिस इज ऑल्सो क्वांटिटेटिव एनालिसिस। इसके साथ साथ और भी क्वांटिटेटिव एनालिसिस है सर, जैसे ये सब एक एक डेटा का रेशियो एनालिसिस होते हैं, ठीक है, तब जाके वो सब ईवीआईटी, ईपीएस, ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैटिस्टिक्स का डेटा चेक करना, तब जाके निकल के आता है, ठीक है। नॉट जस्ट पीएल बैलेंस शीट का चेकिंग, उसके साथ साथ इक्विटी को डिराइव करना, इक्विटी का वैल्यूएशन करना, तब जाके आप कंपनीज के बारे में एक एक बातें समझ पाते हो। और यही आपको यहाँ पर बताया जा रहा है कि आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू को फंडामेंटल लेवल में, टेक्निकल लेवल में, क्वांटिटेटिव लेवल में कैसे बनाओगे। और एक व्यू होता है जो सभी कोई करते हैं, आउटसाइड व्यू। टीवी में कोई कुछ बोल दिया, हाँ सर, टीवी इज रिकमेंडिंग ए बाय द स्टॉक, देयरफॉर द स्टॉक इज ए बाय। क्या मैं सही बोल रहा हूँ सर? मैक्सिमम लोग यही करता है ना? यस सर। बहुत लोग करता है, सुबह सुबह रिमोट लेके बैठेगा बिजनेस न्यूज पे। तो सर यही तो प्रॉब्लम है। तो फिर सभी को करोड़पति बन जाना चाहिए था, बट प्रॉब्लम क्या है बोलो तो? प्रॉब्लम है कि टीवी में जो लोग हैं सर, आप लोग जैसे पढ़ा लिखा लोग जो एनालिस्ट बन के वहां पर जाते हैं, तो वही टीवी में आते हैं, बट बाद में जाके वो कई बार ऐसे होते हैं कि कंपनी को प्रमोट भी कर देता है, बिना बात का भी प्रमोट हो जाता है, वैल्यू नहीं है फिर भी प्रमोट चल रहा है। प्रॉब्लम इज दैट एज एन इन्वेस्टर आपको ये पता होना बहुत जरूरी है कि जो रिकमेंडेड है और जो मैं कर रहा हूँ इसके बीच में कितना दूरी है, ठीक है। मतलब रियलिटी चेक क्या है, इसके लिए आपका खुद का एनालिसिस होना बहुत जरूरी है। योर ओन एनालिसिस इज बहुत इंपॉर्टेंट सर। आउटसाइड व्यू इज इंपॉर्टेंट, ओके, सुनो, अरे सुनोगे क्यों नहीं? एक बार नहीं 1000 बार सुनो, बट क्यों बोल रहे हैं, व्हाई, ये तो पूछो, कैनो, क्यों, ये तो समझो सर। इसलिए point of view take should always be based on your own analysis rather than an outsider's view, as more often than not one ends up regretting taking an action based on outside view। सिर्फ बाहर वाले का सुन के कभी आपको किसी स्टॉक, शेयर मार्केट में स्टॉक नहीं खरीदना चाहिए सर। कभी शायद गेन कर लो, बट मैक्सिमम टाइम लॉस ही करोगे, मैक्सिमम टाइम लॉस ही करोगे। इसके लिए कौन सही बोल रहा है, गलत बोल रहा है, इसके लिए सीखना बहुत जरूरी है। और तभी मैं जोर चिल्ला के बोलता हूँ सर, सीखो सर, सीखो, हर चीज को सीखो। अकाउंट्स पढ़ते हो, अकाउंट सीखो, कंपनी लॉ पढ़ते हो, कंपनी लॉ सीखो, जीएसटी पढ़ते हो, जीएसटी को सीखो। सिर्फ पढ़ना नहीं है, सीखना है, ठीक है। सीखोगे, इनकम टैक्स पढ़ते हो, इनकम टैक्स को सीखो, फाइनेंस पढ़ते हो, फाइनेंस को सीखो, फंडामेंटल पढ़ते हो, फंडामेंटल सीखो, टेक्निकल तो सीखना ही पड़ेगा, ठीक है। तो तभी जाके आप स्टॉक मार्केट में अपना दम बना पाओगे। कहाँ कहाँ कर सकते हो सर? पॉइंट ऑफ व्यू का यूज स्पॉट मार्केट, जिसको लेके हम लोग अभी बात कर रहे हैं, इसको स्पॉट मार्केट बोलते हैं या कैश मार्केट भी बोलते हैं, ठीक है। कैश दो तभी मार्केट से मतलब अपना ले पाओगे। लेकिन सर बहुत लोग ना डेरिवेटिव मार्केट से भी पैसा बहुत कमाते हैं। इवन ये कहा जाता है कि डेरिवेटिव मार्केट में पैसा ज्यादा है, सब मनी मेकिंग मार्केट, लेकिन सर यहाँ डूबने का चांसेस भी थोड़ा ज्यादा माना जाता है, ठीक है। मनी मेकिंग मार्केट तो है सर, ऑब्वियसली मनी मेकिंग, बहुत पैसा बनाया जाता है डेरिवेटिव मार्केट में, जिसको हम लोग एफएनओपी बोलते हैं, फ्यूचर एंड ऑप्शन या डेरिवेटिव। Within a derivative you can choose to buy the futures। मतलब सिंपल बात है, अगर आप किसी स्टॉक के बारे में फ्यूचर देख सकते हो ना, तो आपके लिए फ्यूचर मार्केट है सर। स्पेशली जो लोग फंडामेंटल समझता है वही फ्यूचर मार्केट में अपना रुतबा बना सकता है सर।
जिनको फंडामेंटल समझ आ जाए, जिनको क्वांटिटेटिव एनालिसिस समझ आ जाए, वो फ्यूचर बना सकता है। फ्यूचर एंड ऑप्शन, फ्यूचर के अंदर ही आता है डेरिवेटिव के अंदर, ऑप्शन मार्केट तो उसके अंदर आता है कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शंस, ठीक है। कॉल मतलब बाय सेल, पुट मतलब सेल, जान लो काम आएगा बाद में जब फ्यूचर एंड ऑप्शंस भी करोगे ना। जब डीमैट अकाउंट ओपन कराने जाओगे, ब्रोकिंग फार्म से जो एजेंट आएगा वो पूछेगा कि एफएनओ भी ओपन कर लीजिए सर एक, ठीक है। तो ऐसे पूछता है आपको, ठीक है। आप कर सकते हो अगर आप ऐसे कोई है, प्रिया आज नहीं है, प्रिया बहुत करता है सर, प्रिया सीएमए इंटर के स्टूडेंट सर, तो प्रिया बहुत अच्छा एफएनओ में काम करते हैं, वही एक है और एक जन है एफएनओ में, प्रिया बहुत अच्छा करता है एफएनओ में, मतलब फ्यूचर एंड ऑप्शंस में सीखा भी है प्रिया। ज्योति आप भी तो सीखते थे प्रिया के साथ, याद है आपको? यस सर। तो प्रिया भी फ्यूचर एंड ऑप्शंस में ना बहुत अच्छा मतलब इन्वेस्टमेंट वगैरह कर लेता है। तो जो भी हो, यू कैन आल्सो डू अ कॉम्बिनेशन ऑफ कॉल एंड पुट ऑप्शन टू क्रिएट सिंथेटिक बुलिश ट्रेड, ओके। तो एग्जैक्टली इस तरह से आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू बना सकते हो। मार्केट में बहुत जगह है सर, ठीक है। जैसे कि सो व्हाट यू चूज टू डू आफ्टर डेवलपिंग अ पॉइंट ऑफ व्यू, इट्स अ टोटली डिफरेंट बॉल गेम। आप क्या करोगे, आप स्पॉट मार्केट में करोगे, डेरिवेटिव मार्केट में करोगे, म्यूचुअल फंड में करोगे, इट्स अ डिफरेंट बॉल गेम, ठीक है। लेकिन सर पॉइंट ऑफ व्यू बिल्ड तो करो पहले, फिर कौन सा खेल आपको खेलना पसंद है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। Choosing the right instrument to trade which complements your point of view is highly critical to profitable trading. जैसे कि एक एग्जांपल, सपोज आप शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में अच्छा नहीं हो, ठीक है। If I am extremely bullish on a stock from 1 year perspective, then I am better off doing a delivery trade. मतलब आप लॉन्ग टर्म में खेलो, आप शॉर्ट टर्म में मत आओ। आप एक साल का पॉइंट ऑफ व्यू देख सकते हो, आप शॉर्ट टर्म में मत करो, लेकिन सीख लो, शॉर्ट टर्म भी सीख लो। However, if I am outrightly bullish on the stock from a short term perspective and I would rather choose a future instrument to trade, तो अगर आप 1 वीक के लिए एक्सपर्ट होते हो तो आप 1 वीक के लिए करो, अगर आप 2 साल के लिए ज्यादा, 1 साल के लिए ज्यादा सोच पाते हो तो उसके लिए करो। अगर आप फ्यूचर इंस्ट्रूमेंट में आना चाहते हो तो लॉन्ग टर्म आपके लिए बेहतर होगा। अगर आप लॉन्ग टर्म में अच्छा करते हो तो फ्यूचर भी आपके लिए अच्छा है, बिकॉज फ्यूचर 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ कैटेगरीज में होते हैं। मैं आपके ज्यादा अभी एफएनओ के बारे में बोल नहीं पा रहा हूँ, बट एफएनओ भी एक बहुत अच्छा मार्केट कंडीशन है जो कैश मार्केट से थोड़ा अलग है, ठीक है। इफ आई एम बुलिश विद कंस्टेंट अटैच्ड, आई एम एक्सपेक्टिंग द मार्केट टू बाउंस बिकॉज ऑफ अ ग्रेट बजट अनाउंसमेंट, ठीक है, देन इट वुड बी प्रूडेंट टू चूज द ऑप्शन इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। बजट के साथ डिपेंड करके ऑप्शन मार्केट चेंजेस होता है। आज ही सुबह बात हो रहा था फ्यूचर एंड ऑप्शन मार्केट के ऊपर डिपेंड करके स्पॉट मार्केट में कैसे चेंजेस आता है। So the message is here, the market participants should develop a point of view and complement the point of view with the right trading instrument. आपके लिए क्या सही है? Well researched point of view combined with the right instrument to trade is perfect piece of market success. अगर आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू को बिल्ड कर पाते हो तो मार्केट में आपका सक्सेस कोई नहीं रोक सकता सर, कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। इसके लिए आपको समय करके सीखना पड़ेगा, ऐसा नहीं हड़बड़ी से नहीं सर। जल्दबाजी में तो शैतान का काम होता है, अब हड़बड़ करोगे तो डूब जाओगे, ठीक है। आपको धीरे धीरे ही अपना कॉन्सेप्ट को बिल्ड करना होगा और तभी जाके आप मार्केट में एक सक्सेसफुल ट्रेडर, एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर, एक सक्सेसफुल फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडर, एवरीथिंग, अब हर चीज आप बन सकते हो। इट्स फुल्ली डिपेंड ऑन योर नॉलेज एंड ऑब्वियसली प्रैक्टिस, नॉट जस्ट नॉलेज। नॉलेज गैदर करो, फिर उसको प्रैक्टिस करो, और सबसे बड़ी चीज है सर कि वो एक होता है ना सर, एक इनर फीलिंग्स, वो भी बहुत जरूरी है कि आप सीख रहे हो और आप अपना सीख को किसी तरह से यूज कर रहे हो, एवरीथिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये था सर बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट का एक कंप्लीट ओवरव्यू। भी अगला कुछ क्लासेस में बेसिक्स का जो जिनका हो गया मैं उनको ऑलमोस्ट सब कुछ बता दिया। एक सप्लीमेंट्री एरिया है, ठीक है, जो बेसिकली हम लोग कंपनी लॉ में पढ़ते हैं, लाइक आईपीओ क्या होता है, लाइक ओएफएस क्या होता है, एफपीओ क्या होता है, ये सब मेरा कंपनी लॉ का डिस्कशन है। अगर ज्योति को सुनाई दे रहा है तो ज्योति मुझे जरूर बता सकते हैं। हाँ ज्योति, आईपीओ, ओएफएस, एफपीओ, फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर, ऑफर फॉर सेल, इनिशियल पब्लिक ऑफर, याद आ रहा है कुछ? यस सर। ठीक है, ये रिसेंटली हम लोग स्टॉक मतलब कंपनी लॉ के क्लास में भी हम लोग पढ़ते हैं, सीएस के एग्जीक्यूटिव के क्लास में, सी इंटरमीडिएट कंपनी लॉ के क्लास में। बट सर ये आपको भी मुझे बताना पड़ेगा सर, ये मुझे आपको भी बताना पड़ेगा कि आईपीओ, ओएफएस और एफपीओ के अंदर डिफरेंस क्या है। तो मैं नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को बेसिक्स में ये थोड़ा जो एरिया है सप्लीमेंट्री एरिया मैं जरूर बताऊंगा आप लोगों के साथ, बिकॉज ये भी मार्केट को बहुत ज्यादा ऑपरेट करता है। और साथ में और 2-3 केस स्टडीज में आगे आप लोगों के साथ जरूर चर्चा करूंगा। अगला जो भी स्टॉक मार्केट बेसिक्स में क्लासेस होंगे उसमें कुछ चर्चा जरूर होगा सर, केस स्टडीज वगैरह जरूर होगा, ठीक है। तो ये रहेगा मेरा मेन डिस्कशन का एरिया, ठीक है सर। बोलो सर, बहुत लंबा चर्चा था आज, आप लोगों को समझ में आया कि नहीं आया? यस सर, डन, केस स्टडीज भी डन
और आगे क्या करना चाहिए वो भी डन। समझ में आया सर? बोलो। ओके ठीक है विक्रांत। रूपम, रूपम समझ में आया रे? रूपम, अरिजीत, अनिमेश। हाँ सर। ओके Yes, क्लियर हाँ है ना? सर, हेलो। हाँ सर बोलो, अनिमेश बोलो। हाँ बोल रहे सर, आज का जो शो वाला क्लास था वो तो नहीं कर पाए, उसका बैकअप थोड़ा भेज दीजिएगा। जी जी एकदम भेज देंगे, एकदम भेज देंगे। मुझे थोड़ा व्हाट्सअप कर देना अनिमेश, नहीं तो मैं भूल जाऊंगा। व्हाट्सएप में थोड़ा हाँ सा सर, क्या? व्हाट्सएप कर दे थोड़ा, मैं नहीं तो भूल जाऊंगा। ठीक है, आप ही कर देते हैं। हाँ जी कर दे। ठीक है सर, ठीक है फिर आज इतना ही है। टाटा फिर सबको। बाय सर। बाय सर।